नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानी एक्सप्लोर के यूट्यूब परिवार में। तैयार हो जाओ एक मजेदार सफ़र के लिए जहां कहानियां, मस्ती और ढेर सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्ते। द के एच ए एन आई एक्सप्लोरर हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम बिलियनियर रिवेंज सिस्टम की कहानी में गोते लगाते हैं, जैसे चाय के साथ पकौड़े खाने की जल्दी। ये उपन्यास हमारे रिव्यू और साहित्यिक चटपटी बातें सिर्फ मज़े और थोड़े से ज्ञान के लिए हैं। इसे बिजनेस गुरु का मंत्र मत समझ लेना, वरना अरबपति बनने के चक्कर में धोबी का कुत्ता बन जाओगे। कुछ लिंक से हमें चवन्नी छप्पनी मिल सकती है, आपकी जेब में सेंध नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि कहानी के दीवानों को भी समोसा चाहिए। कहानी में बदले की आग, ड्रामा या मसालेदार ट्विस्ट हो सकते हैं। दिल थाम के देखो भाई। हमारे साहित्यिक तमाशे में साथ देने के लिए धन्यवाद। अब बदले की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 31। रिया शर्मा को आश्चर्य। देवताओं की लड़ाई, पूर्ण रूप से देवताओं की लड़ाई। बिग डाबू ने एक बार फिर अपने सिंहासन की रक्षा की और एक चुनौती देने वाला उनके पैरों तले लाश बन गया। मैं घोषणा करता हूं कि ऑल रिग हेड फैन क्लब भंग हो गया है। मैं अब ऑल रिग हेड फैन क्लब का नेता नहीं हूं। मैं फिर से सोयाबीन टाइगर फैन क्लब में शामिल हो गया हूं और सोहन त्यागी का वफादार संरक्षक बन गया हूं। ऑल ड्रिल अभी युवा है, हमारे सोयाबीन टाइगर टाइकून के सामने कांप रहा है। हा हा। कुछ दर्शक उत्साहित हो गए और मजाक उड़ाने लगे। वे एक बार फिर स्थानीय टाइकून सोहन त्यागी की शक्ति में विश्वास से भरे थे, और कोई भी सोहन त्यागी के सिंहासन को चुनौती नहीं दे सकता था। तारा यादव ने देखा कि उनके लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता रिया शर्मा को पार कर गई और उनकी आंखें उत्साह से नम हो गईं। उन्होंने फिर से रिया शर्मा को हराया था। वह रोना चाहती थीं और अपने नाजुक दिल को सांत्वना देना चाहती थीं। तारा यादव ने आंसू पोंछते हुए उत्साहित होकर कहा, सोहन भाई, छोटी तारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। सोहन त्यागी ने गर्व से लाल रंग के कुलीन फॉन्ट में टाइप किया, भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब सर्वेश रॉय ने सोहन त्यागी के टाइप किए शब्द देखे तो उनके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभरी। सर्वेश रॉय भी उत्साहित थे, उन्हें अभी और चाहिए था। मिशन फंड 20 मिलियन रुपये का है और उन्होंने अब तक केवल 80,000 रुपये कमाए थे, जो कि एक बूंद के बराबर था। उनके पास अभी बहुत सारी गोलियां थीं। सर्वेश रॉय ने उत्साह से अपने फ़ोन पर क्लिक किया, हमले की शुरुआत की। इस पल से रिया शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष से अंतरिक्ष युद्धपोत लगातार उड़ान भरने लगे, जैसे कि वे मुफ्त हों। हमारे प्रतिष्ठित अतिथि ऑल ड्रिल छोटी रिया के लाइव प्रसारण में एक शानदार अंतरिक्ष युद्धपोत भेंट कर रहे हैं। आइए और देखिए। हमारे प्रतिष्ठित अतिथि ऑल ड्रिल छोटी रिया के लाइव प्रसारण में एक शानदार अंतरिक्ष युद्धपोत भेंट कर रहे हैं। आइए और देखिए। हमारे प्रतिष्ठित अतिथि ऑल ड्रिल छोटी रिया के लाइव प्रसारण में एक शानदार अंतरिक्ष युद्धपोत भेंट कर रहे हैं। आइए और देखिए। सर्वेश रॉय ने एक सांस में 100 अंतरिक्ष युद्धपोत भेज दिए। सब लोग स्तब्ध रह गए और इस दृश्य को अविश्वास से देखने लगे। अरे अरे अरे, 100 अंतरिक्ष युद्धपोत! बस ऐसे ही 1 मिलियन रुपये! हे भगवान, ये ऑल ड्रिल आखिर है क्या? मैं घोषणा करता हूं कि ऑल रिग हेड फैन क्लब फिर से स्थापित हो गया है। मैं अभी भी ऑल रिग हेड फैन क्लब का गर्वित नेता हूं। वफादारी मेरा सम्मान का बैज है और मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। देवताओं की लड़ाई, पूर्ण रूप से देवताओं की लड़ाई। आज लाइव प्रसारण महाद्वीप एक नए राजा के जन्म का साक्षी बनेगा। पूरे महाद्वीप के जंगल नए राजा के नाम का जाप कर रहे हैं। ऑल ड्रिल हेड लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियां पागलपन की तरह चल रही थीं, घनीभूत थीं। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक दिन में 10,000 रुपये के उपहार देना बहुत धनी माना जाता है। ये रहस्यमयी दर्शक जो कहीं से प्रकट हुआ, उसने एक बार में 1 मिलियन रुपये के उपहार दिए, जो कि पूरी तरह से चौंकाने वाला था। अधिक से अधिक दर्शक ये देखने आए कि 1 मिलियन रुपये का उपहार किसने भेजा, और रिया शर्मा का लाइव प्रसारण कक्ष पूरे प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय बन गया। रिया शर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में है। उन्होंने पहले कई बार लाइव प्रसारण किया था, लेकिन हर बार यह सुनसान था, कमरे में एक भी व्यक्ति बोलने वाला नहीं था। आज वह अचानक पूरे प्लेटफॉर्म की सबसे लोकप्रिय एंकर बन गईं, जिससे उन्हें बहुत सम्मानित महसूस हुआ। जब रिया शर्मा ने लाइव प्रसारण कक्ष में घनी टिप्पणियों का बहिराज देखा तो उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। वह इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह केवल उत्साह से अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकी, वरिष्ठ को धन्यवाद। मुझे वाकई नहीं पता कि क्या कहूँ। वरिष्ठ, बहुत बहुत धन्यवाद। रिया शर्मा इतनी उत्साहित थीं कि उनकी आवाज़ भर्रा गई। तारा यादव का तंज उन्हें बहुत अपमानित महसूस करा रहा था। जब ये रहस्यमयी वरिष्ठ प्रकट हुआ तो उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी और उन्होंने बस उससे कुछ शब्दों की बातचीत की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वरिष्ठ इतना उदार होगा, और उसने एक झटके में तारा यादव के लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता को दबा दिया। रिया शर्मा इस वरिष्ठ के प्रति कृतज्ञता से भरी थीं। बीप, बधाई हो, मेजबान ने लक्ष्य पर 1 मिलियन रुपये नकद खर्च।
किए और 2 मिलियन रुपये की दोगुनी नकद वापसी प्राप्त की। पैसा सफलतापूर्वक खाते में स्थानांतरित हो गया है। बधाई हो, मेजबान को रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य प्राप्त हुआ, जोड़ 2-0। रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य 29। नकद वापसी और रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य देखकर सर्वेश रॉय को बहुत अच्छा लगा और उनके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। यह अमीरों की खुशी है। न केवल आप स्कूल की सुंदरता की देवी का पक्ष जीत सकते हैं, बल्कि अनगिनत दर्शकों द्वारा प्रशंसा भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप केवल अपनी उंगलियों को हिलाकर यह खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही 100 अंतरिक्ष युद्धपोत प्रकट हुए, तारा यादव निराश हो गईं। उन्होंने असहाय रूप से उन्मादी लाइव प्रसारण कक्ष को देखा और उनकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। यह उन्माद उनके लिए एक सार्वजनिक निष्पादन था। तारा यादव ने आखिरी उम्मीद थामे हुए सोहन त्यागी से कहा, सोहन भाई, क्या आप मुझे एसपीके में जीतने में मदद कर सकते हैं? अब से मैं आपकी हो जाऊंगी, हमेशा उपलब्ध। लाइव प्रसारण कक्ष के दर्शक भी उत्सुकता से धनवान सोहन त्यागी को देख रहे थे। सोहन त्यागी, अब अपनी ताकत साबित करने का समय है। सोहन त्यागी, हम शीर्ष धनवान का सिंहासन नहीं छोड़ सकते। सोयाबीन टाइगर फैन क्लब कभी हार नहीं मानेगा। लगभग सभी ने सांस रोककर स्क्रीन को घूरा। ये देखना चाहते थे कि धनवान सोहन त्यागी फिर से लड़ाई जारी रखेगा और एक और अंतरिक्ष युद्धपोत भेजेगा। थोड़ी देर बाद सोहन त्यागी ने फिर से कुलीन लाल राजा फॉन्ट में टाइप किया, लेकिन बड़े चमकीले लाल अक्षर इस पल में थोड़े दोषी लग रहे थे। सोहन त्यागी ने टाइप किया, माफ़ करें, मुझे अभी एक कॉल आया। मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। मुझे तुरंत अस्पताल जाना होगा। ये कहकर सोहन त्यागी का अवतार काला हो गया और वह वास्तव में ऑफलाइन हो गया। दर्शक तुरंत गुस्से में आ गए और क्रोधित होकर बोले, कमाल है। सोहन त्यागी डर गया और बस भाग गया। कोई भी भागेगा, उसने 1 मिलियन खर्च किया, हम उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तारा यादव ने लाइव प्रसारण स्क्रीन को खाली नज़रों से देखा, गुस्से से आंसू बहने लगे। वह मूल रूप से सोहन त्यागी के भरोसे रिया शर्मा को अपमानित करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंत में अपमानित होने वाली वह स्वयं होगी। तारा यादव को हॉस्टल में रहना बहुत शर्मिंदगी भरा लगा, इसलिए उन्होंने लाइव प्रसारण बंद कर दिया और फूट फूट कर रोने लगीं। रिया शर्मा के लाइव प्रसारण में सर्वेश रॉय ने लापरवाही से टाइप किया, वह क्यों भाग गया? मैंने अभी पर्याप्त नहीं भेजा। कितना उबाऊ। सर्वेश रॉय निराश थे। मिशन फंड 20 मिलियन रुपये का था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी केवल 1 मिलियन रुपये से ज़्यादा खर्च करने के बाद भाग गया। सर्वेश रॉय के शब्दों ने दर्शकों को फिर से चौंका दिया। ये तो कमाल है। अभी भी पर्याप्त नहीं। मुझे बहुत जलन हो रही है। अमीरों की दुनिया अकल्पनीय है। वर्षाए, बहुत वर्षाए। उन्होंने अभी कुछ गंभीर शुरू भी नहीं किया था और उन्होंने धनवान को डरा दिया। यही असली धनवान करता है। धनवान, क्या आपको दोस्त चाहिए? मुझे एक मौका दीजिए। आज ऑल ड्रिल को देवता बनाने की लड़ाई है। ये कहना होगा कि यह रहस्यमयी ऑल ड्रिल प्रोब ने सभी पर गहरी छाप छोड़ी। तारा यादव इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने लाइव प्रसारण बंद कर दिया। एसपीके की विजेता स्वाभाविक रूप से रिया शर्मा थीं। रिया शर्मा ने कहा जा सकता है कि उन्होंने नाम और दौलत दोनों हासिल की। उन्होंने न केवल सर्वेश रॉय की वजह से कई प्रशंसक प्राप्त किए, बल्कि पीके भी जीता और सर्वेश रॉय द्वारा दिए गए उपहारों का जिक्र न करें। स्ट्रीमवाई प्लेटफॉर्म के साथ मुनाफा साझा करने के बाद उन्होंने आज 540,000 रुपये की भारी राशि कमाई। अध्याय 32 वह तुम्हें डेट भी नहीं करना चाहता। रिया शर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में हैं। उनकी मासिक जीवन यापन की राशि केवल 1,000 रुपये थी और वह आमतौर पर किफ़ायती जीवन जीती थीं, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स खरीदने में भी संकोच करती थीं। उन्हें नहीं पता था कि आज एक आकस्मिक लाइव प्रसारण से वह 540,000 रुपये कमाएंगी। यह उनकी कल्पना से परे था। जोया जैन भी बहुत ईर्ष्या कर रही थीं और धीरे से पूछा, रिया शर्मा, क्या तुम्हारे वरिष्ठ को तुम पसंद हो? रिया शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस वरिष्ठ को नहीं जानती। जोया जैन को संदेह हुआ, यदि यह वरिष्ठ तुम्हें पसंद नहीं करता तो वह तुम्हें इतने सारे उपहार क्यों देगा? रिया शर्मा भी उलझन में थीं और बोली, मुझे भी नहीं पता। जोया जैन ने सोचा और कहा, ये वरिष्ठ निश्चित रूप से बाद में तुम्हें बाहर बुलाएगा, बस इंतजार करो और देखो। जोया जैन को लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग के कुछ अघोषित नियमों का पता था। कुछ धनी लोग सुंदर एंकरों को महंगे उपहार देने के बाद उन्हें बाहर ले जाकर कमरा बुक करना चाहते थे। जैसे कि अभी का सोहन त्यागी, उसने तारा यादव को उपहार देने का कारण ये था कि वह तारा यादव का शरीर चाहता था। यदि ऐसा नहीं होता तो जोया जैन कभी नहीं समझ पाती कि यह रहस्यमयी वरिष्ठ रिया शर्मा को 1 मिलियन रुपये से अधिक का उपहार क्यों देगा। जब सर्वेश रॉय ने देखा कि रिया शर्मा ने पीके जीत लिया तो उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान उभरी। बीप, बधाई हो मेजबान, रिया शर्मा को पीके जीतने में मदद करने का अस्थायी मिशन पूरा हुआ। मिशन पुरस्कार प्राप्त 5 मिलियन रुपये नकद, 3 स्वर्ण प्रतिभा अंक। सर्वेश रॉय बहुत खुश हुए। सिस्टम पुरस्कारों से ज़्यादा खुशी देने वाली कोई चीज़ नहीं थी।
जैसे ही सर्वेश रॉय ने देखा कि पीके खत्म हो गया, वह लॉग ऑफ करने और सोने की तैयारी करने लगे। उन्होंने रिया शर्मा को एक निजी संदेश भेजा, जूनियर, तुमने पीके जीत लिया, खुश हो? रिया शर्मा ने तुरंत जवाब दिया, वरिष्ठ, धन्यवाद, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अगर आज आप नहीं होते तो मैं ये पीके नहीं जीत पाती। सर्वेश रॉय ने निजी संदेश भेजना जारी रखा, ठीक है, अब देर हो चुकी है, मुझे सोना होगा, चलो संपर्क जानकारी साझा करें। रिया शर्मा ने जवाब दिया, ठीक है वरिष्ठ। इसके बाद उन्होंने अपना नंबर सर्वेश रॉय को भेज दिया। जोया जैन ने गर्व से कहा, देखो, वह निश्चित रूप से तुम्हें बाहर बुलाएगा। पुरुषों के डेटिंग के सामान्य चरणों के अनुसार पहला कदम संपर्क जानकारी मांगना है और दूसरा कदम निमंत्रण शुरू करना है। जोया जैन की बात सुनकर रिया शर्मा भी घबरा गईं। अगर सर्वेश रॉय ने वाकई उन्हें बाहर बुलाया तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें सहमत होना चाहिए या नहीं। तर्कसंगत रूप से सर्वेश रॉय ने उन्हें 1 मिलियन रुपये का उपहार दिया था। रिया शर्मा के पास इतनी बड़ी राशि को ठुकराने का कोई कारण नहीं था। लेकिन जब रिया शर्मा ने उन धनी लोगों के बारे में सोचा जो प्रसारण से पहले नायिका को कमरा बुक करने के लिए कहते थे, तो उन्हें अपनी अंतरात्मा और इच्छाओं के बीच संघर्ष महसूस हुआ। वह एक शुद्ध और मासूम लड़की थी और उसने कभी इस तरह के सौदे के बारे में नहीं सोचा था। रिया शर्मा को नहीं पता था कि सर्वेश रॉय को कैसे मना करना है। आश्चर्यजनक रूप से सर्वेश रॉय का भेजा गया संदेश बहुत साधारण था और उसने उन्हें बाहर नहीं बुलाया। सर्वेश रॉय ने लापरवाही से कहा, तो मैं सोने जा रहा हूँ, अलविदा। रिया शर्मा और जोया जैन दोनों स्तब्ध रह गईं। जोया जैन ने अविश्वास में कहा, ये कैसे संभव है? इस वरिष्ठ ने तुम्हें बाहर नहीं बुलाया। रिया शर्मा भी हैरान थीं। उन्हें भी लगा था कि सर्वेश रॉय उन्हें डेट पर बुलाएंगे और वह इस बात को लेकर चिंतित थीं कि उन्हें सहमत होना चाहिए या नहीं। आश्चर्यजनक रूप से सर्वेश रॉय ने उन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं बुलाया। जोया जैन को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर उसने तुम्हें बाहर नहीं बुलाया तो उसने तुम्हें इतने सारे उपहार क्यों दिए? रिया शर्मा हैरान थीं और बोली, हाँ, मुझे भी नहीं पता। बेशक उन्हें नहीं पता था कि सर्वेश रॉय रिया शर्मा को डेट नहीं करना चाहते थे। हालांकि सर्वेश रॉय ने पहले से ही अनन्या गुप्ता के साथ अगले दिन की डेट तय कर ली थी और सर्वेश रॉय पहले अनन्या गुप्ता को पूरी तरह से जीतने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा उत्सव गेमिंग लिमिटेड की माया शर्मा ने भी सर्वेश रॉय के साथ डेट करने के लिए सहमति दी थी। सर्वेश रॉय माया शर्मा की प्रतिभा पारंपरिक आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर को जल्द से जल्द हासिल करना चाहते थे ताकि अपने पिता के पैरों का इलाज कर सकें। इसलिए सर्वेश रॉय रिया शर्मा के साथ अपने रिश्ते को विकसित करने की जल्दी में नहीं थे। आखिरकार रिया शर्मा हाई स्कूल में सर्वेश रॉय की सपनों की स्कूल सुंदरी देवी थी और सर्वेश रॉय इस प्रक्रिया का आनंद लेना चाहते थे। सर्वेश रॉय के अनजाने में रिया शर्मा को छोड़ देने के विवरण ने वास्तव में उनके प्रति उनकी थोड़ी और अच्छी भावना पैदा की। रिया शर्मा इस रहस्यमयी वरिष्ठ के बारे में और अधिक उत्सुक हो गईं और वह समय समय पर इस वरिष्ठ के बारे में सोचने लगीं। रिया शर्मा ने लाइव प्रसारण बंद कर दिया, अपने कोमल हाथों से अपनी गाल थाम ली और इस वरिष्ठ के इरादों के बारे में उत्सुकता से कल्पना करने लगीं। बीप, बधाई हो मेजबान, आपको रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य प्राप्त हुआ। जोड़ 3। रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य 32। सर्वेश रॉय थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य फिर से बढ़ गया। इस दृष्टिकोण से रिया शर्मा की प्रशंसा मूल्य को 90 तक बढ़ाना भी बहुत आसान है। जब सर्वेश रॉय ने अपनी हाई स्कूल की सुंदर देवी से शादी करने के सपने को साकार करने की संभावना के बारे में सोचा तो वह उत्साह से कुछ शर्माने वाली और दिल धड़काने वाली दृश्यों की कल्पना करने लगे। सर्वेश रॉय ने इस शानदार दिन को याद किया और अच्छी नींद ली। अगली सुबह सर्वेश रॉय ने एक रोल्स रॉयस फैंटम को उत्सव गेमिंग लिमिटेड की ओर चलाया। हालांकि उन्हें आज उत्सव गेमिंग लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था, सर्वेश रॉय का दिमाग पहले से ही अनन्या गुप्ता पर था। सर्वेश रॉय ने काम के बाद अनन्या गुप्ता के साथ डेट पर जाने की योजना बनाई थी। जब उन्होंने अनन्या गुप्ता के सौम्य और आज्ञाकारी स्वरूप के बारे में सोचा तो सर्वेश रॉय का दिल हिल गया। कार में अनन्या गुप्ता के छोटे मुंह की मिठास को याद करते हुए सर्वेश रॉय और अधिक उत्साहित हो गए और अभी फिर से उसका अनुभव करना चाहते थे। मुझे आज रात अनन्या गुप्ता का स्वाद लेना होगा। सर्वेश रॉय ने अपने दिमाग में उन चालों की कल्पना की जो वह आज रात अनन्या गुप्ता के साथ इस्तेमाल करेंगे। जब वे उत्सव गेमिंग लिमिटेड के पास पहुंचने वाले थे, सर्वेश रॉय ने अपना फ़ोन निकाला और माया शर्मा को कॉल किया। सर्वेश रॉय, क्या तुम लगभग कंपनी में पहुंच गए हो? माया शर्मा ने फ़ोन पर पूछा। कुछ मिनटों में पहुंच जाऊंगा, सर्वेश रॉय ने जवाब दिया। तो मैं अपनी सहायक को तुम्हें लेने के लिए भेजती हूँ। मैं अभी जनरल मैनेजर दीपक के साथ बात कर रही हूँ, माया शर्मा ने फ़ोन पर कहा। सर्वेश रॉय ने फ़ोन रख दिया और अपनी रोल्स रॉयस फैंटम को उत्सव गेमिंग लिमिटेड के पार्किंग स्थल की ओर चलाया। दरवाजे पर मौजूद सुरक्षा गार्ड एक चमचमाती रोल्स रॉयस फैंटम को देखकर इतना हैरान हुआ कि उसके हाथ में मौजूद इंस्टेंट नूडल्स ज़मीन पर गिर गए।
उसने उन्हें उठाने की परवाह नहीं की और दूर से ही दरवाजे की रॉड उठा दी, डरते हुए कि कहीं रोल्स रॉयस को ठोकर न लग जाए। रोल्स रॉयस स्थिर रूप से रुकी। सर्वेश रॉय ने सीटी बजाए और आराम से कार से बाहर निकले। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके सामने एक शानदार और ऊंची ऑफिस बिल्डिंग खड़ी थी जिसमें असाधारण गति थी। कंपनी का लोगो चमकीला और रंगीन था। उत्सव गेमिंग, प्रसिद्ध उत्सव गेमिंग लिमिटेड इसी ऊंची ऑफिस बिल्डिंग में स्थित है। उत्सव गेमिंग लिमिटेड एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी की गेम कंपनी है और जयपुर में यह और भी प्रसिद्ध है। भारत में उत्सव गेमिंग और टेंगफी गेम्स दो विश्व प्रसिद्ध शीर्ष गेम कंपनियां हैं और उनके द्वारा लॉन्च किए गए ब्लॉकबस्टर वैश्विक बेस्ट सेलिंग सूचियों में बार बार शामिल होते हैं। उत्सव गेमिंग में काम करना सर्वेश रॉय का एक समय का सपना था। इस समय उत्सव गेमिंग के जनरल मैनेजर के कार्यालय में जनरल मैनेजर दीपक मल्होत्रा ने चिंतित चेहरे के साथ कहा, उपाध्यक्ष माया, मुझे नवीनतम समाचार मिला है। टेंगफी गेम्स के पास 3 महीने में ग्लोबल गेमिंग एक्सपो इंडिया के लिए 3 बड़े प्रोडक्शन आ रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाल ही में बहुत चिंतित है, मुझ पर बहुत दबाव डाल रहा है। यदि आप अपने गेम का विकास फिर से शुरू नहीं कर सकती तो मुझे डर है कि बजट आधा कर दिया जाएगा। आपको तैयार रहना चाहिए। दीपक मल्होत्रा के आश्चर्य में माया शर्मा का सुंदर चेहरा आज मुस्कुराहट से भरा था। उन्होंने कहा, चिंता न करें श्री दीपक, मैंने कल आदर्श गेम कलाकार ढूंढ लिया। व्हाइट मिथ जल्द ही उत्पादन फिर से शुरू कर सकेगा। माया शर्मा के शब्द सुनकर दीपक मल्होत्रा ने हैरानी भरा चेहरा दिखाया। अध्याय 33 क्या तुमने किसी को रोल्स रॉयस चलाते देखा? दीपक मल्होत्रा ने आश्चर्य से पूछा, आपका मतलब है कि आपने कल वह योग्य कलाकार ढूंढ लिया जिसे आप 6 महीने से खोज रही थीं? माया शर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखों में उत्साह के साथ सिर हिलाया। दीपक मल्होत्रा ने संदेह के साथ पूछा, उनका बैकग्राउंड क्या है? वह किस स्तर के चित्रकार हैं? माया शर्मा ने कहा, वह चित्रकला आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रथम श्रेणी का चित्रकार है। दीपक मल्होत्रा ने तुरंत निराशा का भाव दिखाया, क्या बस एक प्रथम श्रेणी का चित्रकार? दीपक मल्होत्रा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वह बहुत निराश थे। चित्रकला आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड केवल एक द्वितीय श्रेणी की कंपनी है। ऐसी छोटी कंपनी के प्रथम श्रेणी के चित्रकार औसत स्तर के हैं और उनका जिक्र भी नहीं किया जाता। माया शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता न करें श्री दीपक, आप जानते हैं कि मैं कलाकारों के प्रति बहुत सख्त हूं। मैं किसी को भी आकस्मिक रूप से नियुक्त नहीं करूंगी। दीपक मल्होत्रा के पास माया शर्मा पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उत्सव गेमिंग लिमिटेड में कई उत्कृष्ट कलाकार हैं और कुछ कलाकार वास्तव में माया शर्मा के साथ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन माया शर्मा उनकी कद्र नहीं करती। दीपक मल्होत्रा भी उत्सुक थे। उन्हें आश्चर्य था कि किस तरह का कलाकार अत्यंत नखरे वाली माया शर्मा को संतुष्ट कर सकता है। दीपक मल्होत्रा ने असहाय रूप से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब जब आपने अपने पसंद का कला निर्देशक ढूंढ लिया है तो जल्द से जल्द गेम बनाना शुरू करें। माया शर्मा ने सिर हिलाया। कार को पार्किंग स्थल में पार्क करने के बाद सर्वेश रॉय आसानी से उत्सव गेमिंग लिमिटेड की ऑफिस बिल्डिंग की ओर चले। क्योंकि उन्होंने पहले ही सिस्टम का उपयोग करके अपनी चित्रकला प्रतिभा को 5वें स्तर तक अपग्रेड कर लिया था, सर्वेश रॉय को नई नौकरी को लेकर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। इसके विपरीत सर्वेश रॉय को अब रचनात्मकता की तीव्र इच्छा थी और वह उन 5वें स्तर की चित्रकला तकनीकों को अपनी रचनाओं में लागू करना चाहते थे। क्योंकि सर्वेश रॉय को बचपन से ही चित्रकला बहुत पसंद थी, ये सर्वेश रॉय की इच्छा थी कि वे ऐसी कृतियां बना सके जिन्हें कला का दर्जा दिया जा सके। इसलिए सर्वेश रॉय उत्सुक थे और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेताब थे। पहली मंजिल के दरवाजे के बाहर एक छोटी सी लड़की पहले से ही इंतजार कर रही थी। वह चश्मा पहने थी और बहुत सौम्य थी। उसने एक अच्छी तरह से फिट होने वाला सूट पहना था जो उसकी उत्कृष्ट आकृति को अत्यंत आकर्षक बना रहा था। उसके कंधों तक छोटे बाल थे और वह बहुत बौद्धिक और सौम्य लग रही थी। उसमें एक अच्छी तरह से शिक्षित और सुसंस्कृत स्वभाव था, लेकिन साथ ही थोड़ा चंचल और प्यारा भी, जो अद्वितीय था। सर्वेश रॉय ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप सहायक वृंदा हो? वृंदा राठी ने सर्वेश रॉय को उलझन में देखा और पूछा, आप कौन हैं? वृंदा राठी ने सर्वेश रॉय को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर उलझन भरा भाव था। अभी माया शर्मा ने वृंदा राठी को नीचे चित्रकार सर्वेश को लेने के लिए निर्देश दिया था। वृंदा राठी को यह भी पता था कि माया शर्मा चित्रकार सर्वेश को बहुत महत्व देती थीं। आखिरकार आदर्श योग्य चित्रकार को खोजने के लिए माया शर्मा ने गेम प्रोजेक्ट को 6 महीने तक अटकने दिया था, बजाय इसके कि वह किसी प्रसिद्ध चित्रकार को गेम बनाने के लिए ले लें। चूंकि माया शर्मा इतनी सख्त व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें आदर्श चित्रकार ढूंढने में 6 महीने लगे। वृंदा राठी की कल्पना में चित्रकार सर्वेश को 40 या 50 साल का एक चित्रकार होना चाहिए, जिसके पास एक उत्कृष्ट दाढ़ी और मजबूत कलात्मक माहौल हो। वृंदा राठी ने सर्वेश रॉय को ऊपर से नीचे तक देखा। सर्वेश रॉय ने आकस्मिक कपड़े पहने थे, एक नीली चेक शर्ट जिसमें नीचे एक सफ़ेद टी शर्ट थी और आसमानी नीली जीन्स और स्नीकर्स।
वह पड़ोस के लड़के की तरह लग रहे थे, जो वृंदा राठी ने जो चित्रकार की कल्पना की थी उससे पूरी तरह अलग थे। वृंदा राठी के उलझन भरे चेहरे को देखकर सर्वेश रॉय ने उदासीनता से कहा, मैं सर्वेश रॉय हूँ। उपाध्यक्ष माया ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। वृंदा राठी ने आश्चर्य भरा चेहरा दिखाया और पूछा, क्या आप चित्रकार सर्वेश हैं? वृंदा राठी बहुत हैरान थीं। उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि अपनी सख्ती के लिए जानी जाने वाली उपाध्यक्ष माया ने ऐसे पड़ोस के युवा लड़के पर नजर डाली थी। बीप, पता चला कि मेजबान ने एक नए लक्ष्य का ध्यान आकर्षित किया है। लक्ष्य वृंदा राठी को बंधन। नाम वृंदा राठी, आयु 22, पेशा कला सहायक, रूप 89, माप 87 सी 5386, प्रशंसा मूल्य 0, शुद्धता 100, स्वास्थ्य मूल्य स्वस्थ, कोई स्त्री रोग नहीं, प्रतिभा गो नीली दुर्लभता, खाना पकाना हरी दुर्लभता, रचना नीली दुर्लभता। सर्वेश रॉय थोड़े हैरान हुए कि सिस्टम वृंदा राठी से बंध गया। सर्वेश रॉय को यह भी पता था कि हर लड़की सिस्टम से बंधी नहीं होगी। केवल वे जिनका रूप्स को कम से कम 85 होगा उन्हें बंधन के लिए प्रेरित किया जाएगा। सर्वेश रॉय ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, क्यों, क्या मैं चित्रकार जैसा नहीं लगता? वृंदा राठी ने थोड़ा शर्मिंदगी से सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है, बस यह मेरी कल्पना से थोड़ा अलग है। सर्वेश रॉय ने उत्सुकता से पूछा, आपने क्या कल्पना की थी? वृंदा राठी ने कहा, मुझे लगा कि उपाध्यक्ष माया ने जिसे मुझे लेने के लिए कहा है वह 40 या 50 साल का एक दाढ़ी वाला अंकल होगा। सर्वेश रॉय मुस्कुराए। उन्हें लगा कि वृंदा राठी बहुत प्यारे तरीके से बोलती थी। वृंदा राठी ने सर्वेश रॉय को लिफ्ट में ले लिया और ऊपर गए। हालांकि वृंदा राठी को यकीन था कि सर्वेश रॉय वह चित्रकार हैं जिसे उपाध्यक्ष माया ने ढूंढा था, उनके मन में अभी भी कुछ संदेह था। उनके सामने सर्वेश रॉय बहुत युवा थे, जैसे कॉलेज से स्नातक हुआ कोई व्यक्ति जिसके पास शायद ज्यादा कार्य अनुभव नहीं था। क्या ऐसा व्यक्ति व्हाइट मिथ के कला निर्देशक की जिम्मेदारी ले सकता है? वृंदा राठी को स्पष्ट रूप से पता था कि उपाध्यक्ष माया व्हाइट मिथ गेम के प्रति बहुत गंभीर थीं। वृंदा राठी थोड़ी चिंतित थीं और चुपके से सर्वेश रॉय को देखा। चाहे वह उन्हें कैसे भी देखें, उन्हें नहीं लगा कि वह जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति है। वृंदा राठी ने सर्वेश रॉय को माया शर्मा के कार्यालय की ओर ले जाया। जब वे एक कार्यालय से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कई महिला कर्मचारी खिड़की के पास भीड़ लगाकर उत्साह से कुछ बात कर रही थीं। वृंदा राठी उत्सुकता से उनके पास गई और पूछा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? शालिनी हेगड़े नाम की एक महिला सहकर्मी ने उत्साह से कहा, वृंदा राठी, आओ और देखो, आज हमारे कंपनी के पार्किंग स्थल में एक रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी है। वृंदा राठी हैरान थी, क्या हमारे पार्किंग स्थल में रोल्स रॉयस फैंटम जैसी कार होगी? वृंदा राठी भी पास आई और शालिनी हेगड़े की उंगली का अनुसरण करते हुए पार्किंग स्थल में शांति से खड़ी एक शानदार रोल्स रॉयस देखी। हालांकि यह केवल वहां शांति से खड़ी थी, यह एक असाधारण स्वभाव को प्रकट करती थी, कुलीन और सुरुचिपूर्ण। रोल्स रॉयस के कुलीन शैली को देखकर ये महिला कर्मचारी सभी प्रशंसा में तारे भरी आंखें दिखा रही थीं। लीला अयर नाम की एक महिला सहकर्मी भी बहुत उत्साहित थी और बोली, वाह, मैंने सुना है कि इस कार की कीमत 10 मिलियन रुपये से अधिक है। इसे कौन चलाता है? और यह वास्तव में हमारे कंपनी के पार्किंग स्थल में खड़ी है। वृंदा राठी भी उलझन में थी। हाँ, हमारे कंपनी के बोर्ड के सीईओ भी रोल्स रॉयस नहीं चलाते। इस समय शालिनी हेगड़े और कई महिला सहकर्मियों ने सर्वेश रॉय को देखा और उत्सुकता से पूछा, वृंदा राठी, ये हैंडसम लड़का कौन है? वृंदा राठी ने तब परिचय दिया, ये चित्रकार सर्वेश रॉय हैं, वह भी कंपनी में आए हैं और एक नए कर्मचारी हैं। शालिनी हेगड़े ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, छोटे सर्वेश, क्या तुम अभी नीचे से आए हो? सर्वेश रॉय ने शांति से सिर हिलाया और कहा, हाँ। शालिनी हेगड़े ने पूछा, क्या तुमने किसी को रोल्स रॉयस चलाते देखा? सर्वेश रॉय निराश थे। उन्हें नहीं पता था कि एक रोल्स रॉयस फैंटम इन महिला कर्मचारियों के लिए इतना आकर्षक होगा। अध्याय 34। तुम आखिरकार आए। सर्वेश रॉय इन महिलाओं के सामने दिखावा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया, बोले, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। शालिनी हेगड़े और लीला अयर दोनों निराश दिखीं। उन्हें लगा था कि सर्वेश रॉय अभी ऊपर आए हैं और शायद उन्होंने रोल्स रॉयस चलाने वाले को देखा हो। वृंदा राठी ने सोचा कि माया शर्मा अभी भी सर्वेश रॉय का इंतजार कर रही हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से सर्वेश रॉय को माया शर्मा के कार्यालय में ले गई। जब वे एक बड़े कार्यालय क्षेत्र से गुजरे तो एक 30 साल के पुरुष, जो एक उच्च श्रेणी का सूट, टाई, धूप का चश्मा, झुमके, अच्छी तरह से बनाई गई दाढ़ी और एक ट्रेंडी शैली में था, अपने कई अधीनस्थों के साथ बाहर निकला। ट्रेंडी कपड़े पहने इस पुरुष को देखकर वृंदा राठी ने घबराते हुए कहा, निदेशक गौतम। ये निदेशक गौतम यादव हैं, जो कांगलिन कॉन्टिनेंट गेम के निर्माता हैं। कांगलिन कॉन्टिनेंट और व्हाइट मिथ उत्सव गेमिंग लिमिटेड के अगले शानदार रिलीज हैं। गौतम यादव और माया शर्मा उत्सव गेमिंग के 2 स्वर्ण पदक गेम निर्माता हैं। इसलिए गौतम यादव और माया शर्मा एक प्रतिस्पर्धी रिश्ते में हैं।
जब गौतम यादव ने वृंदा राठी और सर्वेश रॉय को देखा तो उन्होंने तिरस्कार और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सहायक वृंदा, ये व्यक्ति कौन है? पहले कभी नहीं देखा। वृंदा राठी के पास परिचय देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये चित्रकार सर्वेश रॉय हैं, हमारे उपाध्यक्ष माया द्वारा नियुक्त नए कलाकार। गौतम यादव स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने धूप के चश्मे उतारे और कुछ उत्सुकता के साथ सर्वेश रॉय को देखा। सर्वेश रॉय के काफी साधारण कपड़े देखकर गौतम यादव का चेहरा तिरस्कारपूर्ण हो गया। क्या आप वह कलाकार हैं जिसे उपाध्यक्ष माया ने 6 महीने तक ढूंढा था? सर्वेश रॉय भी निराश थे। कल सिस्टम के जागने के बाद वह बहुत व्यस्त थे और उनके पास नए कपड़े खरीदने का समय नहीं था। अब वह अभी भी अपनी पुरानी चेक शर्ट और जीन्स पहने हुए थे। इस अवांतगार्ड और फैशनेबल निदेशक के सामने खड़े होने पर वह बहुत साधारण लग रहे थे। लगता है मुझे कुछ समय निकालकर कुछ अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए, सर्वेश रॉय ने अपने मन में सोचा और शांति से सिर हिलाया। यह मैं हूँ। गौतम यादव ने मजाक में पूछा, क्षमा करें, आप किस स्तर के चित्रकार हैं? हालांकि उनकी चित्रकला प्रतिभा 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी, सर्वेश रॉय ने अभी तक नया चित्रकार स्तर प्रमाण पत्र परीक्षा नहीं दी थी, इसलिए पहचान के मामले में वह अभी भी प्रथम श्रेणी के चित्रकार थे। सर्वेश रॉय को परवाह नहीं थी और उन्होंने कहा, प्रथम श्रेणी का चित्रकार। जैसे ही सर्वेश रॉय ने बोलना खत्म किया, गौतम यादव ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण मजाक उड़ाने वाला भाव दिखाया। क्या एक प्रथम श्रेणी का कलाकार? हाँ, उपाध्यक्ष माया, क्या आप दिन बचाने की कोशिश कर रही हैं? आप वास्तव में अपने नए गेम के लिए एक प्रथम श्रेणी के कलाकार को नियुक्त कर रही हैं। गौतम यादव के पीछे उनके अधीनस्थ थे, जो इस पल में हंसी में फट पड़े। ये तो मजेदार है। क्या माया शर्मा ने अपने आदर्श कलाकार को ढूंढने के लिए प्रगति को 6 महीने तक नहीं रोका था? उन्होंने ऐसा बेकार कलाकार कैसे ढूंढ लिया? हाँ, मुझे लगा था कि उपाध्यक्ष माया एक अनुभवी कलाकार को कला निर्देशक के रूप में लेंगी, लेकिन उन्होंने एक प्रथम श्रेणी का हारा हुआ ढूंढ लिया। हाँ, मैं उपाध्यक्ष माया का मजाक बनते देखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब हमारा कांगलिन कॉन्टिनेंट गेम बाजार में आएगा, उपाध्यक्ष माया शायद अपना चेहरा दिखाने में शर्मिंदगी महसूस करेंगी। इन मजाक उड़ाने वाली आवाज़ों को सुनकर वृंदा राठी ने गुस्से में कहा, निदेशक गौतम, कृपया हमारे स्टूडियो के लोगों का मजाक न उड़ाएं। वृंदा राठी इतनी गुस्से में थी कि उनका चेहरा लाल हो गया। गौतम यादव हमेशा माया शर्मा के उत्पादन अवधारणाओं को नीचा दिखाते थे और हर जगह उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। सर्वेश रॉय ने इस तरह का दृश्य कई बार देखा था, इसलिए उन्होंने शांति से कहा, लगता है आपका स्टूडियो बस ऐसा ही है। सर्वेश रॉय के शब्दों ने गौतम यादव और उनके अधीनस्थों को हैरान कर दिया। उनके मजाक का सामना करने पर सर्वेश रॉय ने वह शर्मिंदगी या लज्जा नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। इसके बजाय वह शांत और संयमित दिखे। गौतम यादव ने ठंडी हंसी हंसी, ये लड़का काफी बेशर्म है। अधीनस्थ तुरंत हंसते हुए सहमति में बोले। इस समय एक कर्मचारी उत्साहित चेहरे के साथ आया और उत्साह से बोला, निदेशक गौतम, क्या आप जानते हैं, आज हमारे कंपनी के पार्किंग स्थल में एक रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी है। गौतम यादव और उनके अधीनस्थ तुरंत हैरान हो गए। क्या रोल्स रॉयस फैंटम? ये कैसे संभव है? हमारी कंपनी में कोई रोल्स रॉयस नहीं चलाता। हाँ, यहाँ तक कि श्री दीपक भी केवल एक रोल्स रॉयस फैंटम चलाते हैं। गौतम यादव ने उत्सुकता से पूछा, जाओ और देखो। गौतम यादव और उनके अधीनस्थ खिड़की की ओर भीड़ गए, अपनी गर्दनें फैलाकर, और पार्किंग स्थल में रोल्स रॉयस को देखा। कमाल है, ये वाकई एक रोल्स रॉयस है। बहुत शानदार है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह आज ही प्रकट हुआ होगा। हाँ, इसे किसने चलाया? ये कमाल है। गौतम यादव ने शानदार रोल्स रॉयस फैंटम को जलन भरी नज़रों से देखा। वह इस रोल्स रॉयस फैंटम के रहस्यमयी मालिक के बारे में बहुत उत्सुक थे। दूसरी ओर वृंदा राठी ने सर्वेश रॉय को माया शर्मा के कार्यालय की ओर ले जाना जारी रखा। वृंदा राठी ने संदेह के साथ पूछा, मास्टर सर्वेश, क्या आप वाकई केवल प्रथम श्रेणी के चित्रकार हैं? सर्वेश रॉय ने शांति से सिर हिलाया, हाँ। वृंदा राठी को और भी कम भरोसा हुआ। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि स्टूडियो का उद्धारक, जिस पर उन्होंने बहुत उम्मीदें लगाई थीं और जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, वास्तव में केवल 24 साल का एक प्रथम श्रेणी का चित्रकार था। वृंदा राठी को थोड़ा नुकसान महसूस हुआ। बीप। वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य में कमी 5। वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य 5। सर्वेश रॉय निराश थे। उन्हें नहीं पता था कि लक्ष्य की प्रशंसा मूल्य नकारात्मक हो सकती है, लेकिन सर्वेश रॉय को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार सिस्टम था, इसलिए इसे वापस पाना मुश्किल नहीं था। जल्द ही वृंदा राठी ने सर्वेश रॉय को एक कार्यालय में ले जाया जो गर्म, साधारण और सुरुचिपूर्ण शैली में सजाया गया था। सर्वेश रॉय ने तुरंत माया शर्मा को एक कॉकरोच रंग के उच्च श्रेणी के चंदन की लकड़ी के डेस्क के सामने बैठे हुए देखा, जो एक अनुबंध को गंभीरता से देख रही थीं। माया शर्मा ने आज एक उच्च श्रेणी का काला विंड ब्रेकर पहना था, जिसमें नीचे एक हल्का हरा लायोसेल टेंसल शर्ट था।
उनकी भरी हुई आकृति शर्ट को फाड़ने वाली लग रही थी और उनकी गर्व से खड़ी शानदार रेखाएं सभी पुरुषों को चुपके से प्रशंसा करने के लिए प्रेरित कर रही थीं। उन्होंने एक कमर को गले लगाने वाली स्कर्ट पहनी थी जो उनकी सेक्सी कमर से कुल्हों के अनुपात को पूरी तरह से उजागर कर रही थी। स्कर्ट के नीचे 2 पतली और गोल लंबी टांगें दिख रही थीं और उन्होंने स्त्रीलिंग हैंसी सफ़ेद हाई हील्स पहनी थीं जो एक आकर्षक सांस छोड़ रही थीं। जैसा कि अपेक्षित था, वह सिस्टम की सबसे सुंदर महिला थी। सर्वेश रॉय केवल 2 नज़रों में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। सर्वेश रॉय ने माया शर्मा के व्यक्तिगत पैनल को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। नाम माया शर्मा, आयु 25, रूप 93, माप 92D 5487, शुद्धता 100 शुद्ध, प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त, प्रशंसा मूल्य 14, प्रतिभा पटकथा लेखन, हरी दुर्लभता, पारंपरिक आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर, स्वर्ण किंवदंती डिजाइन, नीली दुर्लभता, गोल्फ, बैंगनी दुर्लभता, कलात्मक रचना, बैंगनी दुर्लभता। केवल 14 अंकों की प्रशंसा मूल्य देखकर सर्वेश रॉय चाहते थे कि वह इसे तुरंत 90 तक ले जाएं ताकि वह एक अंतरंग रिश्ता शुरू कर सकें। वृंदा राठी ने सम्मानपूर्वक कहा, उपाध्यक्ष माया, चित्रकार सर्वेश यहाँ हैं। सर्वेश रॉय को देखकर माया शर्मा मुस्कुराईं। वह खड़ी हुई और अपनी पतली गोरी छोटी हथेली सर्वेश रॉय की ओर बढ़ाए और बोली, सर्वेश रॉय, तुम आखिरकार आए। सर्वेश रॉय ने भी हल्के से मुस्कुराया और माया शर्मा के साथ हाथ मिलाया और तुरंत हाथ मिलाने पर एक नर्म और नाजुक स्पर्श महसूस किया। अध्याय 35 आधिकारिक रूप से कला निर्देशक बनना। माया शर्मा ने अनुबंध को सर्वेश रॉय की ओर धकेला और कहा, ये वह अनुबंध है जो मैंने तैयार किया है, इसे देखो। यदि तुम संतुष्ट हो तो हस्ताक्षर कर दो और तुम आधिकारिक रूप से माया गेम स्टूडियो के कला निर्देशक बन जाओगे। सर्वेश रॉय ने अनुबंध उठाया और इसे ध्यान से पढ़ा। इसमें सर्वेश रॉय को माया स्टूडियो के कला निर्देशक के रूप में नियुक्त करने के बारे में नौकरी की सामग्री, वेतन और अन्य लाभों का विवरण था। जल्द ही सर्वेश रॉय ने सिर हिलाया। अनुबंध बहुत औपचारिक और मानक था और निष्पक्ष और उचित था। इसमें शिकायत करने की कोई बात नहीं थी। माया शर्मा ने अपनी पतली उंगलियों से कॉफी का कप उठाया, अपने लाल होंठों से एक घूंट लिया और कहा, कैसा है? यदि तुम वेतन और लाभों से संतुष्ट नहीं हो तो हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं। वृंदा राठी थोड़ी हैरान थीं। उन्हें नहीं पता था कि माया शर्मा सर्वेश रॉय, एक प्रथम श्रेणी के चित्रकार, को इतना महत्व क्यों दे रही थीं। सर्वेश रॉय ने माया शर्मा की चमकीली आंखों में देखा और मुस्कुराया, मुझे वेतन और लाभों की परवाह नहीं है। मुझे केवल ये परवाह है कि उपाध्यक्ष माया कब अपना वादा पूरा करेंगी और मेरे साथ डेट पर जाएंगी। माया शर्मा ने लगभग अपनी कॉफ़ी उगल दी। उन्हें नहीं पता था कि सर्वेश रॉय का पहला सवाल वेतन और लाभों के बारे में नहीं होगा, बल्कि उनके साथ डेट के बारे में होगा। वृंदा राठी और भी हैरान थी, अविश्वास में सर्वेश रॉय और माया शर्मा को देख रही थीं। वृंदा राठी सर्वेश रॉय के दादाजी के जन्मदिन की पार्टी में नहीं गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं पता था कि माया शर्मा ने सर्वेश रॉय को जीतने के लिए उनके साथ डेट पर जाने का वादा किया था। माया शर्मा ने अटपटे ढंग से पूछा, क्या ये वह चीज़ है जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा परवाह है? सर्वेश रॉय ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। बेशक, मैंने उत्सव गेमिंग में शामिल होने के लिए सहमति दी क्योंकि आपने कहा था कि आप मेरे साथ बाहर जाएंगी। बेशक, सर्वेश रॉय असली कारण नहीं बताएंगे। वह वास्तव में माया शर्मा की प्रतिभा, पारंपरिक आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर, हासिल करना चाहते थे ताकि वह अपने पिता का इलाज कर सकें। इसके अलावा माया शर्मा की अत्यधिक सुंदरता भी वह थी जिसे सर्वेश रॉय लालच करते थे। माया शर्मा को नहीं पता था कि सर्वेश रॉय इतने स्पष्टवादी होंगे। उनका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उन्होंने कहा, ये। सर्वेश रॉय की आंखें चमकीली थीं, माया शर्मा की खूबसूरत आंखों में सीधे देखते हुए, और बोले, आप अपने वादे से मुकर नहीं जाएंगी, है ना? माया शर्मा थोड़ी शर्मिंदगी में थी, लेकिन फिर भी सिर हिलाया और बोली, मैं, माया शर्मा, अपने शब्दों से मुकरने वाली नहीं हूँ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मेरे डेट पर सहमत होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच कुछ होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझते हैं। माया शर्मा की चमकीली आंखें बिना किसी कमजोरी के सर्वेश रॉय को देख रही थीं, जो उनके रवैये को दर्शा रही थीं। माया शर्मा का रवैया बहुत स्पष्ट था। वह अपना वादा पूरा करेंगी और सर्वेश रॉय के साथ डेट पर जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आगे कोई संपर्क होगा। सर्वेश रॉय को भी मन में पता था कि कुछ महिलाओं को केवल पैसे खर्च करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ उत्कृष्ट महिलाएं जो महत्वाकांक्षी हैं, उन्हें केवल पैसे खर्च करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, माया शर्मा बाद वाली थीं और उन्हें जीतने के लिए अन्य साधनों पर निर्भर करना होगा। सर्वेश रॉय भी बहुत संतुष्ट थे। जब तक वह माया शर्मा को बाहर ले जा सकते थे, उनके पास मौका था। सर्वेश रॉय ने सोचा और कहा, मैं अनुबंध में एक शर्त जोड़ना चाहता हूँ। बोलो। सर्वेश रॉय ने कहा, जब तक मैं अपने दैनिक चित्रकला कार्यों को पूरा करता हूँ, मैं कंपनी छोड़ सकता हूँ और मुझे यहाँ हर समय रहने की ज़रूरत नहीं है। सर्वेश रॉय अपने कीमती डेटिंग समय को कंपनी में बर्बाद नहीं करना चाहते थे। माया शर्मा ने सिर हिलाया, ठीक है।
सर्वेश रॉय ने अनुबंध में नई शर्त जोड़ी और संतुष्ट महसूस किया, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उन्होंने एक पेन उठाया, अनुबंध पर अपने नाम पर हस्ताक्षर किए और इसे माया शर्मा को सौंप दिया। माया शर्मा ने भी मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अब से तुम माया गेम स्टूडियो के कला निर्देशक हो। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद सर्वेश रॉय आधिकारिक रूप से कला निर्देशक बन गए। फिर माया शर्मा ने सर्वेश रॉय को व्हाइट मिथ गेम प्रोजेक्ट के बारे में गंभीरता से समझाना शुरू किया। माया शर्मा ने व्हाइट मिथ की योजना के विचार से शुरू किया और अवधारणाओं, दृष्टिकोण और आदर्श कला शैली को एक एक करके विस्तार से समझाया। माया शर्मा की व्याख्या सुनकर सर्वेश रॉय को लगा कि यह महिला असाधारण थी। माया शर्मा न केवल शीर्ष सुंदरी की खूबसूरत उपस्थिति रखती थीं, बल्कि उनके पास सफलता के लिए जुनून और सपना भी था। सर्वेश रॉय और अधिक निश्चित हो गए कि माया शर्मा वह महिला नहीं थी जिन्हें केवल पैसे खर्च करके प्राप्त किया जा सकता था। व्हाइट मिथ गेम की व्याख्या करने के बाद माया शर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखों में अपेक्षा के साथ सर्वेश रॉय को देखा और कहा, सर्वेश रॉय, क्योंकि व्हाइट मिथ गेम ने पहले से ही बहुत उत्पादन समय में देरी की है, मुझे प्रगति को तेज करना होगा। इसलिए आज से मैं चाहती हूं कि तुम हर दिन 2 मूल चित्र सौंपो। क्या ये ठीक है? वृंदा राठी ने यह सुनकर तुरंत आश्चर्य व्यक्त किया। एक मूल चित्रकार के लिए एक दिन में एक मूल चित्र पूरा करना मुश्किल है। माया शर्मा वास्तव में चाहती थीं कि सर्वेश रॉय एक दिन में 2 मूल चित्र पूरे करें, जो कि बहुत उच्च मांग थी। सर्वेश रॉय ने शांति से सिर हिलाया, ठीक है। माया शर्मा ने आश्चर्य से कहा, सचमुच? सर्वेश रॉय ने आसानी से कहा, साधारण। माया शर्मा और वृंदा राठी ने सर्वेश रॉय को आश्चर्य से देखा। उन्हें नहीं पता था कि सर्वेश रॉय इस कुछ हद तक कठिन कार्य को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे। सर्वेश रॉय का आरामदायक रवैया माया शर्मा को आश्चर्य और खुशी दोनों दे रहा था। व्हाइट मिथ गेम की प्रगति में देरी के कारण उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बहुत दबाव था। इसलिए माया शर्मा भी प्रगति को तेज करना चाहती थी ताकि गेम निर्धारित समय पर पूरा हो सके। सर्वेश रॉय का आत्मविश्वास भरा रवैया देखकर माया शर्मा थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी बहुत खुश थीं। सर्वेश रॉय के साथ कार्य सामग्री पर चर्चा करने के बाद माया शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से सर्वेश रॉय को उनके लिए व्यवस्थित अलग कार्यालय में ले गईं। सर्वेश रॉय थोड़े हैरान थे कि उनका कार्यालय माया शर्मा के कार्यालय के ठीक बगल में था और वृंदा राठी का कार्यालय अगले दरवाजे पर था। दूसरे शब्दों में, माया शर्मा, सर्वेश रॉय और वृंदा राठी के कार्यालय आपस में जुड़े हुए हैं। माया शर्मा ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की ताकि कला निर्देशक सर्वेश रॉय के साथ संचार करना आसान हो। आखिरकार, माया स्टूडियो की उत्पादन निदेशक के रूप में उन्हें कला निर्देशक के साथ गेम के विवरणों पर बार बार चर्चा करनी पड़ती है। माया शर्मा ने परिचय दिया, ये कला निर्देशक का कार्यालय है। सर्वेश रॉय, तुम अब से यहाँ काम करोगे। वृंदा राठी मेरी सहायक हैं और अब से वह तुम्हारी भी सहायक होंगी। यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम वृंदा राठी से कह सकते हो। सर्वेश रॉय ने सिर हिलाया और वृंदा राठी को संतुष्टि के साथ देखा। आश्चर्यजनक रूप से वृंदा राठी चुपके से उन्हें देख रही थीं और उनकी नज़रें मिल गईं। वृंदा राठी ने जल्दी से नज़रें हटा लीं। वह बहुत हैरान थीं। उन्हें नहीं पता था कि वह सर्वेश रॉय की सहायक बन जाएंगी। वृंदा राठी ने भी कला में स्नातक किया था। वह स्वयं तृतीय श्रेणी की चित्रकार थीं, लेकिन अब वह एक प्रथम श्रेणी के चित्रकार की सहायक बन गई थीं, जिससे वह थोड़ी असंतुष्ट थीं। लेकिन वृंदा राठी ने कुछ नहीं कहा और केवल असहाय रूप से होंठ फुलाए। बीप। वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य में कमी 1। वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य 6। सर्वेश रॉय निराश थे। वृंदा राठी की उनके प्रति प्रशंसा फिर से कम हो गई थी। ऐसा लगता था कि वृंदा राठी को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। सर्वेश रॉय को व्यवस्थित करने के बाद माया शर्मा और वृंदा राठी भी चली गईं। माया शर्मा अपने कार्यालय में लौट आई और वृंदा राठी उनके पीछे पीछे गईं। वृंदा राठी ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, उपाध्यक्ष माया, मैं स्वयं केवल तृतीय श्रेणी की चित्रकार हूं और आपने मुझे एक प्रथम श्रेणी के चित्रकार की सहायक बनने के लिए कहा। अध्याय 36 सर्वेश की कलात्मक सफलता। माया शर्मा ने हंसते हुए कहा, निर्देशक अर्जुन मेहरा ने शायद शोध नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से सर्वेश रॉय का काम देखा है और मुझे लगता है कि उनका स्तर बहुत ऊंचा है और उनकी शैली इस खेल के लिए बहुत उपयुक्त है। वृंदा राठी को थोड़ा संदेह हुआ, सचमुच? वृंदा ने अचानक कुछ सोचा और पूछा, उपाध्यक्ष माया, क्या आपने वाकई सर्वेश रॉय के साथ डेटिंग करने के लिए हामी भरी थी? हालांकि वृंदा एक सहायक है, लेकिन उसका माया शर्मा के साथ अच्छा रिश्ता है, इसलिए उसने ऐसा निजी सवाल पूछा। माया शर्मा के गाल हल्के से लाल हो गए जब उन्होंने कहा, उस दिन मैं अन्य कंपनियों के साथ सर्वेश रॉय के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। इस समय सर्वेश रॉय आराम से उत्सव गेमिंग लिमिटेड के कला निर्देशक के कार्यालय में बैठे थे, काम शुरू करने के लिए तैयार। माया शर्मा की आवश्यकताओं के अनुसार सर्वेश को एक दिन में 2 मूल चित्र पूरे करने थे। बाहरी तौर पर यह एक कठिन आवश्यकता लगती थी।
लेकिन सर्वेश अपने सिस्टम पर भरोसा कर सकते थे, जिसने उनकी चित्रकला प्रतिभा को बढ़ाया, जिससे ये कठिन कार्य सरल हो गया। यह ऐसा था जैसे एक प्रथम श्रेणी के चित्रकार के लिए एक मूल चित्र बनाना। ये बहुत कठिन होता और शायद पूरा दिन लग जाता, लेकिन 5वें स्तर के चित्रकार के लिए एक मूल चित्र 1 घंटे में पूरा हो सकता था और स्तर बहुत ऊंचा होता। सर्वेश ने सीधे सिस्टम में प्रतिभा पुस्तक खोली और चित्रकला प्रतिभा को ढूंढा। पहले से मौजूद प्रतिभा चित्रकला स्तर 5। सर्वेश के पास मिशन से प्राप्त कुछ सोने के प्रतिभा अंक बचे थे और उन्होंने बिना हिचकिचाहट के उन्हें अपनी चित्रकला प्रतिभा को और बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक अपने सोने के प्रतिभा अंक का उपयोग किया और अपनी चित्रकला प्रतिभा को 6ठे स्तर तक उन्नत किया। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक अपने सोने के प्रतिभा अंक का उपयोग किया और अपनी चित्रकला प्रतिभा को 7वें स्तर तक उन्नत किया। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक अपने सोने के प्रतिभा अंक का उपयोग किया और अपनी चित्रकला प्रतिभा को 8वें स्तर तक उन्नत किया। सर्वेश ने अपनी चित्रकला प्रतिभा को सीधे 8वें स्तर तक उन्नत कर लिया। इस समय सर्वेश की चित्रकला प्रतिभा ब्लू स्टार पर शीर्ष स्तर तक पहुंच गई थी। आपको बता दें, 6ठा स्तर विश्व का शिखर होता है। उदाहरण के लिए 6ठे स्तर की दौड़ प्रतिभा आपको दौड़ में विश्व चैंपियन बना सकती है। कला जगत में सर्वोच्च पुरस्कार लुक्यूई कला पुरस्कार के विजेता की चित्रकला प्रतिभा केवल 6ठे स्तर के बराबर होती है। और अब सर्वेश की चित्रकला प्रतिभा 8वें स्तर की थी। वह विश्व के शीर्ष कलाकारों से 2 स्तर ऊपर थे। सर्वेश ने पहले ही योजना बना ली थी कि अपनी चित्रकला प्रतिभा को बढ़ाने के बाद उन्हें अनुबंध में दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए केवल 2 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। बचे हुए समय में सर्वेश खुशी खुशी सुंदर लड़कियों के साथ चैट कर सकते थे, चाय पी सकते थे और वह कर सकते थे जो उन्हें पसंद है। सर्वेश ने माया शर्मा द्वारा प्रदान की गई खेल अवधारणा को ध्यान से पढ़ा और उनकी वांछित कला शैली को भी समझ लिया। सर्वेश ने कंप्यूटर चालू किया और आवश्यकतानुसार चित्र बनाना शुरू किया। सर्वेश की 8वें स्तर की चित्रकला प्रतिभा ने उन्हें यह महसूस कराया कि रचना एक आनंद बन गई थी। उनके हाथ में ब्रश उत्कृष्ट हो गया और उनकी चेतना का विस्तार बन गया। उनके दिमाग में उभरने वाली तस्वीरें स्क्रीन पर स्पष्ट और सटीक रूप से प्रदर्शित हो सकती थीं। जब सर्वेश चित्रकला के अद्भुत अनुभव में डूबे थे, उन्हें नहीं पता था कि उत्सव गेमिंग लिमिटेड के कर्मचारियों में 2 विषय अत्यंत लोकप्रिय थे और लगभग सभी कर्मचारियों का ध्यान केंद्रित कर चुके थे। कुछ अच्छी जानकारी रखने वाले कर्मचारियों ने कर्मचारी समूह में उत्साहपूर्वक चैट शुरू की। क्या तुमने सुना? कंपनी की देवी निर्माता माया शर्मा ने आखिरकार अपने आदर्श कला निर्देशक को ढूंढ लिया। उनका नाम सर्वेश रॉय है और वह 23 साल के हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सर्वेश रॉय केवल एक प्रथम श्रेणी का चित्रकार है। ये कैसे संभव है? इस खबर ने कई लोगों को चौंका दिया। कंपनी में हर कोई जानता था कि माया शर्मा अपने नए खेल परियोजना को बहुत महत्व देती थीं और उपयुक्त कलाकार ढूंढने के लिए खेल की प्रगति को भी रोकने को तैयार थीं। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि माया शर्मा ने जिस कलाकार को आखिरकार चुना, वह केवल एक प्रथम श्रेणी का चित्रकार था। उत्सव गेमिंग लिमिटेड जैसे शीर्ष खेल कंपनियां कभी भी प्रथम श्रेणी के चित्रकारों को भर्ती नहीं करतीं। क्या माया जी ने वास्तविकता के साथ समझौता कर लिया? क्या उन्होंने हार मान ली? हाँ, मैं माया स्टूडियो की हंसी देखने का इंतजार कर रहा हूँ। निर्देशक गौतम यादव की कैंगलान कॉन्टिनेंट कथित तौर पर 3 महीने में IPO के लिए तैयार है। मुझे आश्चर्य है कि माया जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दबाव को कैसे संभालेंगी। आह मेरी देवी, उपाध्यक्ष माया भी ऐसी निम्नस्तरीय गलती कर सकती हैं। माया शर्मा की सुंदरता के कारण वह कंपनी में बहुत लोकप्रिय थी और कई पुरुष कर्मचारी उन्हें एक अप्राप्य देवी की तरह पूजते थे। हालांकि व्हाइट मिथ परियोजना के रहस्यमय संचालन के कारण माया शर्मा के कुछ प्रशंसक निराश हो गए। लगभग हर कोई यह समझ नहीं पाया कि माया शर्मा ने एक अज्ञात प्रथम श्रेणी के चित्रकार सर्वेश रॉय को कला निर्देशक के रूप में क्यों आमंत्रित किया। कंपनी के कर्मचारियों में एक और लोकप्रिय विषय और भी गर्म हो रहा था और ये लगभग सभी कर्मचारियों को चर्चा में शामिल करने के लिए इतना लोकप्रिय हो गया। कंपनी के पार्किंग क्षेत्र में ये रोल्स रॉयस फैंटम किसकी है? हाँ, काम पर रोल्स रॉयस चलाना बहुत शानदार है। मैं वाकई इस रोल्स रॉयस में सवारी करना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यह रोल्स रॉयस कौन सा भाई चला रहा है। कृपया मुझे निजी तौर पर मैसेज करें, एक लड़की ने मजाक में कहा। क्या कोई बड़ा ग्राहक व्यापार पर चर्चा करने आया है? कुछ लोगों ने उत्सुकता से अनुमान लगाया। पार्किंग क्षेत्र में अचानक रोल्स रॉयस फैंटम की उपस्थिति ने सभी को रहस्यमय महसूस कराया और वे मालिक के बारे में अत्यंत उत्सुक थे। ये उत्सुक कर्मचारी उत्साहपूर्वक चेक कर रहे थे, लेकिन सर्वेश को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह खेल की दुनिया के निर्माण में डूबे हुए थे। 1 घंटे बाद दोनों अवधारणा चित्र पूरे हो गए। चूंकि यह व्हाइट मिथ खेल के लिए पहली बार कला बनाने का अवसर था, ये 2 चित्र इस पौराणिक दुनिया के पृष्ठभूमि अवधारणा चित्र थे।
एक विशाल मैदान में सभी प्रकार के अजीब और विचित्र प्राणी एक दूसरे के साथ पास में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और दूर में विशाल चट्टानी पहाड़ विशाल तलवारों की तरह आकाश को भेद रहे थे। युद्ध की सांस से भरी एक तेज हवा आकाश में उभर थी, जिससे लोगों को अंतहीन उजाड़ और दूरस्थता का अनुभव हो रहा था। केवल कुछ स्ट्रोक के साथ पौराणिक दुनिया का विचित्र और अद्भुत संसार जीवंत रूप से चित्रित किया गया। जीवंत अनुभव लोगों को ऐसा महसूस कराता था जैसे वे वहां मौजूद हों। यहाँ तक कि सर्वेश स्वयं भी बहुत संतुष्ट थे। वाह, 8वें स्तर की चित्रकला प्रतिभा के योग्य, बहुत शानदार। सर्वेश स्वयं भी हैरान थे। यदि यह पहले का सर्वेश होता तो वह एक दिन में इस आकार का चित्र पूरा नहीं कर पाता, और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह निश्चित रूप से इतने आश्चर्यजनक स्तर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन उनकी प्रतिभा 8वें स्तर तक उन्नत हो गई थी, और उन्होंने दिन का कार्य केवल 1 घंटे में पूरा कर लिया। चित्र की सुंदरता इतनी आश्चर्यजनक थी कि सर्वेश स्वयं इसे छोड़ नहीं पा रहे थे। इस तरह मुझे हर दिन केवल 1 घंटा चित्रकला में बिताना होगा, और फिर मैं अपनी प्रेमिका के साथ बाहर जाकर मस्ती कर सकता हूँ। सर्वेश ने खुशी से एक सुखद जीवन की आशा की। सर्वेश ने अपनी ईमेल खोली और दोनों अवधारणा चित्र माया शर्मा को भेज दिए। माया शर्मा की सुंदर काया मेज पर झुकी हुई थी। वह गंभीरता से अपनी कार्य योजना लिख रही थी। कार्य सॉफ्टवेयर में सर्वेश ने अचानक उन्हें एक संदेश भेजा। उपाध्यक्ष माया, आज के 2 पृष्ठभूमि अवधारणा चित्र तैयार हैं। देख लें। चित्र 1, क्या आप इसे स्वीकार करती हैं? चित्र 2, क्या आप इसे स्वीकार करती हैं? माया शर्मा स्तब्ध रह गईं। उन्हें अत्यंत भ्रम हुआ। अजीब, केवल 1 घंटा हुआ है और आपने इतनी जल्दी पूरा कर लिया। माया शर्मा ने संदेहपूर्वक जवाब टाइप किया, निर्देशक सर्वेश, आपने इतनी जल्दी पूरा कर लिया। माया शर्मा का सवाल देखकर सर्वेश मुस्कुराए। वह बहुत अच्छी तरह समझते थे कि माया शर्मा क्यों हैरान थीं। अध्याय 37 माया शर्मा का आश्चर्य। यदि यह पहले का सर्वेश होता तो वह कभी नहीं मानता कि इतना कठिन कार्य 1 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन अब सर्वेश के पास 8वें स्तर की चित्रकला प्रतिभा थी, जो पूरे ब्लू स्टार में शीर्ष स्तर की थी। सर्वेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए टाइप किया, पहले इसे खोलकर देखें। माया शर्मा ने भ्रमित होकर दोनों अवधारणा चित्रों पर क्लिक किया। पलक झपकते ही उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जीवंत पौराणिक महाद्वीप प्रकट हुआ। विशाल मैदानों में कुछ अजीब और विचित्र प्राणी एक दूसरे से लड़ रहे थे और काट रहे थे। दूर में चट्टानी पहाड़ विशाल तलवारों की तरह आकाश को भेद रहे थे। युद्ध की सांस से भरी तेज हवा आकाश में उभर थी, जिससे लोगों को अंतहीन उजाड़ और दूरस्थता का अनुभव हो रहा था। माया शर्मा ने आश्चर्य में अपना गुलाबी छोटा मुंह खोल लिया और अविश्वास में पौराणिक अवधारणा चित्र को देखा। चित्र में परिलक्षित उजाड़ वातावरण उनके खेल के वातावरण की पूर्व निर्धारित अवधारणा से पूरी तरह मेल खाता था। माया शर्मा उत्साहित हो गईं और अत्यंत उत्तेजित महसूस करने लगीं। सर्वेश का चित्र उनके दिमाग में कल्पना की गई चीज का पूर्ण प्रतिनिधित्व था। माया शर्मा तुरंत उत्साहित हो गईं। उन्हें लगा कि उनका सपना शायद सच होने वाला था। माया शर्मा की पतली उंगलियां उत्तेजना में कांप रही थीं जब उन्होंने जल्दी से टाइप किया, सर्वेश, ये शानदार है। आपका अवधारणा चित्र मेरे दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता है। बहुत अच्छा, ये ठीक वैसा ही अनुभव है जो मैं व्यक्त करना चाहती थी। बीप, बधाई हो मेजबान, आपने माया शर्मा की प्रशंसा मूल्य प्राप्त किया +1 माया शर्मा का प्रशंसा मूल्य 24। माया शर्मा के उत्साहित शब्दों और दिमाग में आए आवाज को देखकर सर्वेश भी मुस्कुराए। एक रचनाकार के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि उसका काम मान्यता प्राप्त करे। सर्वेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक संदेश भेजा, बस इतना कि आप संतुष्ट हैं। माया शर्मा अभी भी बहुत उत्साहित थीं। मैं संतुष्ट से कहीं ज्यादा हूँ, यह मेरी कल्पना से परे है, यह आश्चर्यजनक है। माया शर्मा इतनी उत्साहित थीं कि वह उछलना चाहती थीं। इस क्षण उन्हें लगा कि पहले का सारा इंतजार इसके लायक था। वह परियोजना को रोकना पसंद करती थीं, बजाय इसके कि आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कलाकार न मिले, और उनके इस आग्रह ने उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दबाव में भी डाल दिया था। इस क्षण पिछले सभी प्रयासों का प्रतिफल मिल गया था। सर्वेश ने समय देखा और पाया कि दोपहर को काम खत्म होने का समय हो गया था, इसलिए उन्होंने एक संदेश भेजा, उपाध्यक्ष माया, मैं आज दोपहर कंपनी में नहीं आऊँगा। सर्वेश ने आज का कार्य पूरा कर लिया था और वह अनन्या गुप्ता के साथ एक रोमांचक डेट पर जाने की तैयारी कर रहे थे। सर्वेश पूरे दिन इसके लिए उत्साहित थे, अनन्या गुप्ता के साथ एक रोमांचक युद्ध की तैयारी में। माया शर्मा स्तब्ध रह गईं और बहुत दुखी महसूस किया। सर्वेश की चित्रकला कौशल के साथ अगर वह दोपहर में काम करने आते तो निश्चित रूप से 2 और चित्र बना सकते थे। माया शर्मा ने दुखी होकर एक संदेश भेजा, सर्वेश, आप दोपहर में क्यों नहीं आ रहे? मैं आपकी तनख्वाह दोगुनी कर दूंगी। सर्वेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पछतावा नहीं कर सकता। हमने अनुबंध में साइन किया था, मुझे बस कार्य पूरा करना है और फिर मैं अपने जीवन का आनंद ले सकता हूँ। माया शर्मा पूरी तरह असहाय थीं। सर्वेश की कार्य क्षमता के प्रति उनकी भावनाओं को केवल लालच से भरा हुआ
कहा जा सकता था। सर्वेश की क्षमता के साथ अगर वह ओवरटाइम करने को तैयार होते तो खेल निर्माण की प्रगति रॉकेट की तरह तेज हो सकती थी। लेकिन सर्वेश ओवरटाइम करने को तैयार नहीं थे और माया शर्मा असहाय थी क्योंकि सर्वेश ने अनुबंध में ओवरटाइम न करने की शर्त पहले ही लिख दी थी। माया शर्मा को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि सर्वेश का अनुबंध में ओवरटाइम न करने की शर्त शामिल करना एक शानदार और आश्चर्यजनक कदम था। इस समय दोपहर के 12 बजे थे, दोपहर को काम खत्म होने का समय। सर्वेश सीटी बजाते हुए अपने कार्यालय से बाहर निकले। उनका चेहरा उत्साह और प्रत्याशा से भरा हुआ था। वह अनन्या गुप्ता के साथ डेट के लिए ड्राइव करने को तैयार थे। ये काम खत्म होने का समय था और कई कर्मचारी 3-4 के समूहों में चैट करते हुए नीचे की ओर जा रहे थे। सर्वेश ने वृंदा राठी को जल्दी जल्दी नीचे जाते हुए देखा। उनके चेहरे पर चिंता थी। सर्वेश ने पुकारा, सहायक वृंदा, आप बहुत चिंतित लग रही हैं। क्या हुआ? वृंदा ने जल्दी से कहा, मैं जेवियर रोड पर एक आउटसोर्सिंग कंपनी से कुछ जानकारी लेने के लिए व्यस्त हूं और फिर मुझे अपनी भतीजी को स्कूल से लेने जाना है। सर्वेश वृंदा की प्रशंसा बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, जेवियर रोड मेरे रास्ते में है, मैं आपको वहां क्यों न छोड़ दूं। सर्वेश जनता मोटर्स 4 स्टोर पर अनन्या गुप्ता के पास जा रहे थे और जेवियर रोड उनके रास्ते में पड़ता था, इसलिए उन्होंने एक उपकार करने का फैसला किया। वृंदा ने आश्चर्य से पूछा, निर्देशक सर्वेश, क्या आप कार से आए हैं? सर्वेश ने सिर हिलाया। वृंदा ने उत्साहपूर्वक धन्यवाद दिया, धन्यवाद निर्देशक सर्वेश। जेवियर रोड तक बस से जाना सुविधाजनक नहीं है, मैं इसके बारे में चिंतित थी। बीप, बधाई हो मेजबान, आपने वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य प्राप्त किया। जोड़ 1। वर्तमान वृंदा राठी प्रशंसा मूल्य 5। वृंदा की प्रशंसा मूल्य में थोड़ी वृद्धि देखकर सर्वेश भी खुश हुए। इसलिए सर्वेश और वृंदा कार्यालय भवन से बाहर निकले और उत्सव गेमिंग पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़े। इस समय एक तिरस्कारपूर्ण और मजाक उड़ाने वाली आवाज आई, अरे ये तो निर्देशक सर्वेश नहीं हैं, जिन्हें उपाध्यक्ष माया ने नया निर्देशक नियुक्त किया है। सर्वेश और वृंदा ने सिर घुमाया और देखा कि ट्रैंडी और अवंतगाड कपड़ों में सजे निर्देशक गौतम यादव और उनके कुछ अधीनस्थ मजाक उड़ाते हुए चेहरों के साथ उनकी ओर आ रहे थे। सर्वेश ने ठंडे स्वर में कहा, यह आपका कोई काम नहीं है। गौतम यादव ने घमंड से कहा, आप पार्किंग क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? सवारी ढूंढ रहे हैं, है ना? गौतम यादव ने सर्वेश को तिरस्कार के साथ देखा। सर्वेश की चेक शर्ट और जीन्स गौतम यादव के सामने, जो शानदार और फैशनेबल ढंग से कपड़े पहने थे, वाकई साधारण लग रही थीं। गौतम यादव जानते थे कि वृंदा के पास कार नहीं थी। सर्वेश के कपड़ों को देखते हुए उन्हें नहीं लगा कि सर्वेश कार खरीद सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि सर्वेश और वृंदा निश्चित रूप से पार्किंग क्षेत्र में किसी और की कार उधार लेने आए होंगे। गौतम यादव के एक अधीनस्थ, विकास दत्ता, ने हंसते हुए कहा, वे निश्चित रूप से उपाध्यक्ष माया की कार में सवारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हाँ। गौतम यादव ने गर्व से अपनी कार की चाबियां निकालीं, एक लैंड रोवर रेंज रोवर को हॉर्न बजाया और गर्व से कहा, सहायक वृंदा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको स्वयं ले जाऊंगा। गौतम यादव बहुत गर्वित दिख रहे थे। उनकी आंखें लालच से वृंदा के भरे हुए सीने को स्कैन कर रही थीं। गौतम यादव की लालची नज़रों ने वृंदा को बहुत असहज कर दिया, लेकिन उत्सव गेमिंग लिमिटेड में गौतम यादव की स्थिति ऐसी थी कि वह उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए वृंदा ने उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। वृंदा ने भौहें सिकोड़कर कहा, निर्देशक गौतम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वेश ने भी ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक गौतम को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं कार से आया हूं, आपकी कार की जरूरत नहीं है। गौतम यादव और उनके अधीनस्थों को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सर्वेश ने कहा कि वह कार से आए हैं। गौतम यादव ने जल्दी ही अपनी तिरस्कारपूर्ण और व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति वापस पा ली और कहा, मुझे आश्चर्य है कि निर्देशक सर्वेश कौन सी कार चलाते हैं। क्या यह 1 लाख रुपये से ज्यादा की है? विकास दत्ता ने हंसते हुए कहा, निर्देशक गौतम, आप उन्हें बहुत ऊंचा आंक रहे हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि उनकी कार 50,000 रुपये से ज्यादा की नहीं होगी। ये ताने इतने तीखे और अप्रिय थे कि वृंदा का चेहरा गुस्से से लगभग लाल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। सर्वेश ने ठंडे स्वर में हंसते हुए गौतम यादव को नजरअंदाज किया और वृंदा को रोल्स रॉयस फैंटम की ओर खींच लिया। ये भीड़भाड़ का समय था और पार्किंग क्षेत्र में बहुत सारे लोग थे। कई लोगों ने कंपनी समूह से सीखा था कि पार्किंग क्षेत्र में एक रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी और इसे देखने के लिए आए थे। रोल्स रॉयस फैंटम वास्तव में शानदार और विलासितापूर्ण थी और जब भी यह पार्किंग क्षेत्र में खड़ी होती थी, यह अनगिनत लोगों की आश्चर्यजनक और उत्साही नज़रों को आकर्षित करती थी। अध्याय 38 वृंदा राठी का आश्चर्य। शालिनी हेगड़े नाम की महिला कर्मचारी की आंखें प्रशंसा से भरी थीं और वह उत्साह में चिल्लाई, ये रोल्स रॉयस फैंटम के योग्य है। ये यहाँ खड़ा होने में भी बहुत शानदार लगता है। शालिनी, कृपया मेरे लिए एक फ़ोटो लें। लीला अयर नाम की महिला कर्मचारी ने उत्साहपूर्वक रोल्स रॉयस फैंटम के सामने खड़े होकर पोज दिया। लोगों ने देखा कि सर्वेश वृंदा को रोल्स रॉयस फैंटम की ओर खींच रहे थे।
गौतम यादव ने आश्चर्य का एक संकेत दिखाया और सिर हिलाया, यह असंभव है। वह रोल्स रॉयस कैसे चला सकता है? विकास दत्ता ने तिरस्कारपूर्वक कहा, निर्देशक गौतम, वह इतना गरीब दिखने वाला कैसे हो सकता है? ये निश्चित रूप से उसके पीछे की साधारण होंगगुआंग मिनी होगी। गौतम यादव ने विकास दत्ता की नज़रों का पीछा किया और देखा कि रोल्स रॉयस फैंटम के पीछे एक होंगगुआंग मिनी खड़ी थी। ये सबसे सस्ती कम्यूटिंग कार थी जिसे कुछ हजार रुपये में खरीदा जा सकता था। गौतम यादव ने अपनी घमंडी मुस्कान वापस पा ली। बिल्कुल, उनके गरीब दिखने के साथ एक होंगगुआंग मिनी उनके लिए एकदम सही है। वृंदा को सर्वेश के हाथ से खींचा जा रहा था और उसे लगा कि सर्वेश रोल्स रॉयस के पीछे की होंगगुआंग मिनी की ओर जा रहे हैं। वृंदा का चेहरा लाल हो गया और उसने पूछा, सर्वेश, क्या आपकी कार होंगगुआंग मिनी है? वृंदा को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। महिलाओं में भी घमंड होता है। सार्वजनिक रूप से किसी अन्य पुरुष के साथ होंगगुआंग मिनी में जाना बहुत शर्मनाक था, खासकर जब अन्य महिलाओं की तुलना में जो सभी मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर और पोर्श जैसी अच्छी कारें चलाती थीं। अगर वृंदा होंगगुआंग मिनी में जाती तो निश्चित रूप से अन्य महिलाएं उसका मजाक उड़ातीं। इस समय वृंदा पीछे हटना चाहती थी और सर्वेश की कार में नहीं जाना चाहती थी। सर्वेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप जल्द ही जान जाएंगी। सर्वेश ने वृंदा के साथ अभी भी तस्वीरें ले रही शालिनी हेगड़े और लीला अय्यर की ओर सीधे चलते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप दोनों ने तस्वीरें लेना खत्म कर लिया? शालिनी हेगड़े और लीला अय्यर ने घृणा के साथ कहा, क्या आप भी तस्वीरें लेना चाहते हैं? लाइन में लगें और हमारे तस्वीरें लेने तक इंतजार करें। सर्वेश ने शांति से कहा, मैं तस्वीरें नहीं ले रहा, मैं बस कार लेने जा रहा हूँ, आप मेरे रास्ते में हैं। शालिनी हेगड़े ने अचानक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिखाए, आप कार लेना चाहते हैं? नहीं, यह एक रोल्स रॉयस है। लीला अय्यर ने संदेहपूर्वक पूछा, सर्वेश, क्या आपने गलत रास्ता लिया? वृंदा को भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि सर्वेश की कार पास की होंगगुआंग मिनी होनी चाहिए, लेकिन अब उन्होंने बेशर्मी से कहा कि उन्होंने रोल्स रॉयस चलाई। अगर यह उजागर हो गया तो बहुत शर्मनाक होगा। गौतम यादव, विकास दत्ता और अन्य लोग भी घमंडी मुस्कानों के साथ आए, सर्वेश का मजाक उड़ाने के लिए तैयार। अप्रत्याशित रूप से सर्वेश ने शांति से डबल आर लोगो वाली कार की चाबी निकाली और स्विच दबाया। रोल्स रॉयस फैंटम की लाइट्स तुरंत चमकी, कार के सामने का गुप्त डिब्बा स्वचालित रूप से खुल गया और शानदार छोटा सुनहरा आदमी लोगो शालीनता से ऊपर उठा। इलेक्ट्रिक दरवाजा भी धीरे और चुपचाप खुल गया और लाल कालीन से ढका इलेक्ट्रिक स्वागत पैडल स्वचालित रूप से बाहर निकल गया। हर विवरण विलासिता, शान और अंतिम शैली को प्रदर्शित करता था। पार्किंग क्षेत्र में हर कोई स्तब्ध रह गया। सभी ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। शालिनी हेगड़े ने अविश्वास में कहा, यह असंभव है। काम पर रोल्स रॉयस चलाने वाला रहस्यमय आदमी वास्तव में यह नया लड़का है। लीला अय्यर की आंखें चौड़ी हो गईं, ये रोल्स रॉयस फैंटम वास्तव में उनकी है। शालिनी हेगड़े ने सर्वेश को आश्चर्य से देखा। अभी मैं चैट समूह में इस नए लड़के का मजाक उड़ा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह रोल्स रॉयस का रहस्यमय मालिक है। दूर में कुछ लोग उत्सुकता से इस तरफ देख रहे थे और अब अत्यंत हैरान थे। अभी कंपनी के चैट समूह में हर कोई रोल्स रॉयस के रहस्यमय मालिक के बारे में उत्साहपूर्वक बात कर रहा था। साथ ही कई लोग नए लड़के सर्वेश का तिरस्कारपूर्वक मजाक उड़ा रहे थे, ये कहते हुए कि सर्वेश केवल एक प्रथम श्रेणी का चित्रकार है। अप्रत्याशित रूप से ये साधारण दिखने वाला नया लड़का वास्तव में काम पर रोल्स रॉयस फैंटम चलाता है। गौतम यादव, विकास दत्ता और अन्य लोग भी हैरान थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सर्वेश रोल्स रॉयस के पीछे की होंगगुआंग मिनी चला रहे हैं और उनका मजाक उड़ाने के लिए पीछा करने को तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से वह एक शीर्ष विलासिता कार रोल्स रॉयस फैंटम चला रहे थे। यह उनके लिए सार्वजनिक रूप से तमाचा था। गौतम यादव का चेहरा लाल और सफ़ेद हो गया और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस समय सर्वेश ने भी गौतम यादव की ओर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक गौतम, आइए और देखें कि क्या मेरी कार 1 लाख रुपये से ज़्यादा की है। अनगिनत नज़रें तुरंत गौतम यादव की ओर मुड़ गईं। गौतम यादव को अचानक बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें लगा कि सर्वेश उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अभी गौतम यादव ने तिरस्कारपूर्वक कहा था कि सर्वेश की कार निश्चित रूप से 1 लाख रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी। अब रहस्य खुल गया, वह एक रोल्स रॉयस चला रहे थे, 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विलासिता कार। गौतम यादव इस समय बहुत शर्मनाक स्थिति में थे। वह उत्सव गेमिंग लिमिटेड के स्वर्ण पदक निर्माता थे और कंपनी में उनकी उच्च स्थिति थी। इस क्षण सर्वेश ने सार्वजनिक रूप से उनका मजाक उड़ाया और वह जवाबी हमला नहीं कर सके, जिससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ। सर्वेश ने गौतम यादव को नज़रअंदाज किया, वृंदा का हाथ पकड़ा और रोल्स रॉयस में बैठ गए। इस क्षण सबसे ज़्यादा हैरान होने वाली निश्चित रूप से वृंदा थी। उसे लगा था कि वह सर्वेश के साथ होंगगुआंग मिनी में जाएगी और अगर अन्य महिलाओं ने उसे देख लिया होता तो निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाया जाता।
अप्रत्याशित रूप से शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय उसने आसपास की महिलाओं को ईर्ष्या और उत्साह के साथ उसे देखते हुए देखा। वृंदा की घमंड की भावना बहुत संतुष्ट हुई। महिलाएं ऐसी ही होती हैं। अगर वे सार्वजनिक रूप से एक विलासिता कार में बैठ सकती हैं तो उन्हें बहुत घमंड और संतुष्टि महसूस होती है। वृंदा को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रही हो। उसने लाल कालीन से ढके इलेक्ट्रिक वीआईपी पैडल पर कदम रखा और चमड़े की एविएशन सीट पर बैठ गई। उसे तुरंत एक अतुलनीय शान और सम्मान का अनुभव हुआ। तारों भरा आकाश छत ने एक रोमांटिक चांदी की रोशनी डाली जिसने उसके गुलाबी चेहरे को आकर्षक बना दिया। बीप, बधाई हो मेजबान, आपने वृंदा राठी की प्रशंसा मूल्य प्राप्त किया। जोड़ 2 वर्तमान वृंदा राठी प्रशंसा मूल्य 15। सिस्टम की आवाज़ उनके दिमाग से आए और सर्वेश प्रसन्न हुए और तुरंत 20 प्रशंसा अंक प्राप्त किए। शालिनी हेगड़े और लीला अय्यर की आंखें ईर्ष्या से भरी थीं और वे लगभग चिल्लाना चाहती थीं। वाह सहायक वृंदा, मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मैं भी वहां बैठना चाहती हूँ। सहायक वृंदा, ये चमड़े की सीट कैसी लगती है? वाह, ये तारों भरा आकाश छत इतनी शानदार और रोमांटिक है। सर्वेश भी ड्राइवर की सीट पर लापरवाही से बैठ गए। उन्होंने स्विच दबाया और इलेक्ट्रिक दरवाजा स्वचालित रूप से और चुपचाप बंद हो गया। वृंदा ने आश्चर्य से पूछा, निर्देशक सर्वेश, क्या ये रोल्स रॉयस आपकी कार है? सर्वेश ने शांति से कहा, हाँ। वृंदा ने उत्सुकता से पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि मैं शर्मिंदा होने वाली हूँ। सर्वेश ने शांति से कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं निम्न प्रोफाइल हूँ। वृंदा ने अविश्वास में अपने होंठ सिकुड़े, निम्न प्रोफाइल वाला व्यक्ति रोल्स रॉयस फैंटम चलाता है। सर्वेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मजबूती से पकड़े, चलते हैं। सर्वेश ने एक्सेलेरेटर दबाया और सभी की ईर्ष्यापूर्ण नज़रों के बीच शानदार रोल्स रॉयस चुपचाप पार्किंग क्षेत्र से बाहर निकल गया। रास्ते में वृंदा बार बार सर्वेश की ओर चुपके से देख रही थी। इस समय सर्वेश उनके दिल में रहस्यमय थे। अध्याय 39 अनन्या गुप्ता के साथ डेटिंग। सुबह में वह केवल सर्वेश के बारे में उत्सुक थी और नहीं जानती थी कि उपाध्यक्ष माया उन्हें, एक प्रथम श्रेणी के चित्रकार को, इतना क्यों महत्व देती थी। इस क्षण उसने पाया कि सर्वेश वास्तव में एक शीर्ष विलासिता कार चला रहे थे जिसने उन्हें और भी रहस्यमय बना दिया। बीप, बधाई हो मेजबान, आपने वृंदा राठी की पसंदगी प्राप्त की। जोड़ 2 वर्तमान वृंदा राठी पसंदगी 17। रास्ते में वृंदा की सर्वेश के प्रति पसंदगी वास्तव में 2 अंकों से बढ़ गई, जिसने सर्वेश को आश्चर्यचकित कर दिया। सर्वेश ने वृंदा को जेवियर रोड पर छोड़ दिया। वृंदा को अलविदा कहने के बाद सर्वेश जनता मोटर्स 4S स्टोर की ओर ड्राइव करने लगे जहां अनन्या गुप्ता थीं। वृंदा ने दूर जाती हुई विलासिता कार की पीठ को देखा। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। कार अभी आधे रास्ते में थी, लेकिन सर्वेश पहले से ही उत्साहित हो रहे थे। उन्होंने अनन्या गुप्ता की आज्ञाकारी, सौम्य और शर्मीली छवि को याद किया जब उन्होंने कल कार में उन पर हमला किया था और सर्वेश को उत्तेजना महसूस हुई। बीप, नया मिशन हॉटफेल्ड बॉन्डिंग शुरू हुआ। मिशन विवरण सिस्टम ने पाया कि मेजबान लक्ष्य के साथ औपचारिक डेट पर जाने वाला है। मेजबान को एक पूर्ण डेटिंग अनुभव प्रदान करने के लिए विशेष रूप से पूर्ण डेट मिशन शुरू किया गया है। मिशन उद्देश्य लक्ष्य और मेजबान को डेटिंग की एक ही खुशी महसूस कराना और दिल से खुशी महसूस करना। सिस्टम 20 मिलियन रुपये का मिशन फंड प्रदान करता है। सिस्टम कैशबैक फंक्शन प्रदान करता है। मिशन के दौरान मेजबान को स्वयं पर खर्च की गई राशि का 2 गुना और लक्ष्य पर खर्च की गई राशि का 2 गुना कैशबैक प्राप्त होगा। मिशन पुरस्कार आकर्षण पैनल अनलॉक। मेजबान अपने आकर्षण मूल्य को बढ़ा सकते हैं और विपरीत लिंग के लिए अपनी आकर्षकता बढ़ा सकते हैं। मिशन विवरण देखकर सर्वेश उत्साहित और आश्चर्यचकित दोनों थे। आकर्षण पैनल, इसका क्या उपयोग है? सर्वेश ने जल्दी से पूछा। मेजबान अंक का उपयोग करके आकर्षण मूल्य बढ़ा सकता है। आकर्षण मूल्य मेजबान की उपस्थिति को बढ़ा सकता है और विपरीत लिंग के लिए आकर्षकता को बढ़ा सकता है। विपरीत लिंग को मेजबान की उपस्थिति देखकर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पसंदगी प्राप्त होगी। हॉटफेल्ड बॉन्डिंग मिशन की वर्तमान प्रगति 0%। क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी शक्ल से जीविका कमा सकता हूँ? सर्वेश आश्चर्य और खुशी से भरे थे। अब सर्वेश को अभी भी पैसे खर्च करने या अपनी प्रतिभा पर भरोसा करके विपरीत लिंग की पसंदगी प्राप्त करनी पड़ती थी। आकर्षण मूल्य बढ़ाने के बाद वह केवल अपनी उपस्थिति पर भरोसा करके विपरीत लिंग की पसंदगी प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत तेज है। इसके बारे में सोचकर सर्वेश खुश महसूस कर रहे थे। इस समय जनता मोटर्स 4S स्टोर में एक महिला सेल्स पर्सन अपनी सुपरवाइजर लीला सक्सेना से विनती कर रही थी। कह रही थी कि वह आधा दिन की छुट्टी लेना चाहती है। कृपया मैनेजर लीला, मैं बस आधा दिन की छुट्टी लूंगी। लीला सक्सेना ने कठोरता से सिर हिलाया। प्रिया शर्मा, तुम भी जानती हो कि हमारी दुकान में कर्मचारियों की कमी है। तुम कैसे मनमाने ढंग से छुट्टी मांग सकती हो? सेल्सवुमन ने नाराजगी भरे चेहरे के साथ स्थिति को स्वीकार करना पड़ा कि वह छुट्टी नहीं ले सकती।
इस क्षण सर्वेश द्वारा चलाई गई रोल्स रॉयस फैंटम दुकान के बाहर स्थिर रूप से रुकी। रोल्स रॉयस को देखकर लीला सक्सेना तुरंत मुस्कुराईं और स्वागत करने के लिए बाहर आईं। बॉस सर्वेश, हमारे यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अंदर आइए और एक कप कॉफ़ी लें। सर्वेश कार से उतरे और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब और नहीं पी रहा। मैं अनन्या गुप्ता से मिलने आया हूँ। क्या मैं उनके लिए आधा दिन की छुट्टी मांग सकता हूँ? लीला सक्सेना तुरंत मुस्कुराई, मैं समझ गई, और जल्दी से सिर हिलाया, बिल्कुल। ये सिर्फ आधा दिन की छुट्टी नहीं है। अनन्या को कल पूरा दिन छुट्टी लेने में भी कोई समस्या नहीं है। लीला सक्सेना के शब्द सुनकर अभी छुट्टी मांगने में असफल रही सेल्सवुमन के मन में सवालों के निशान उभर आए और वह लगभग स्तब्ध रह गई। अंतर बहुत स्पष्ट था, उन्हें उसकी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लीला सक्सेना ने विनम्रता से कहा, तो बॉस सर्वेश, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं अंदर जाकर अनन्या को बुलाती हूँ। छुट्टी मांगने में असफल रही सेल्सवुमन ने अनन्या गुप्ता को ईर्ष्या और जलन के साथ देखा। लीला सक्सेना जल्दी से दुकान में वापस गईं और अनन्या से कहा, अनन्या, बॉस सर्वेश तुमसे मिलने आए हैं। जल्द ही अनन्या गुप्ता थोड़े लाल चेहरे के साथ जयंता मोटर्स 4 स्टोर से बाहर आईं। वह शर्मीली ढंग से अपनी उंगलियों से खेल रही थीं और आज्ञाकारी ढंग से बोलीं, भैया सर्वेश, आप आ गए। अनन्या को देखकर सर्वेश की आंखें चमक उठीं। अनन्या ने स्पष्ट रूप से सावधानी से तैयार किया था, उनके सुंदर चेहरे पर हल्का मेकअप था, उनकी चमकीली और सुंदर आंखें स्नेह से भरी थीं, और उनके नर्म होठों पर सावधानी से लिप ग्लॉस लगाया गया था, जिससे वह और भी आकर्षक और मनमोहक दिख रही थीं। वह एक पेशेवर ओवल पोशाक में थी, उनकी सुडौल काया आकर्षण बिखेर रही थी। उनके ब्लेजर के नीचे हल्की नीली दीदाई शर्ट, जो उनकी छाती से शानदार प्रभाव में खींची गई थी, उनकी भरी हुई काया द्वारा और भी उभारी गई थी। कमर को कसने वाली स्कर्ट ने उनके कूल्हों को और उभारा, जबकि उनकी लंबी टांगें काले स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई, गोल, चिकनी और मजबूत दिख रही थीं। सर्वेश ने अनन्या के लिए कार का दरवाजा हल्के से मुस्कुराते हुए खोला। अनन्या ने अपनी नाजुक स्कर्ट के किनारे को अपनी गोरी छोटी हथेलियों से दबाया और धीरे से यात्री सीट पर बैठ गईं। सर्वेश ड्राइवर की सीट पर बैठे अनन्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। सर्वेश की तारीफ सुनकर अनन्या भी मुस्कुराईं और बोलीं, भैया सर्वेश, क्या आपको ये पसंद है? सर्वेश ने बार बार सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल मुझे पसंद है। अनन्या ने शर्मीली ढंग से कहा, बस भैया सर्वेश को पसंद हो। अनन्या को निश्चित रूप से पता था कि सर्वेश क्या चाहते हैं। कड़ाई से कहें तो दोनों के बीच का रिश्ता एक दूसरे की जरूरतों का आदान प्रदान था। अनन्या को अपनी तत्काल समस्या हल करने के लिए 3 मिलियन रुपये की जरूरत थी, जबकि सर्वेश अनन्या के शरीर की लालसा रखते थे। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। हालांकि अनन्या को सर्वेश के प्रति अच्छा प्रभाव था और वह सर्वेश को सबसे अच्छा अनुभव देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सावधानी से तैयार किया था। ये देखकर कि सर्वेश को ये बहुत पसंद आया, अनन्या भी बहुत खुश थीं। सर्वेश ने रोल्स रॉयस को जयंता मोटर्स 4 स्टोर से दूर ले गए। सुपरवाइजर लीला सक्सेना और सेल्स चैंपियन वैशाली नायर दोनों ने रोल्स रॉयस की पीछे हती छवि को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। वैशाली नायर ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, इस अनन्या गुप्ता ने वाकई एक बड़े बॉस को फंसा लिया। लीला सक्सेना ने भी आह भरी, क्या अच्छा भाग्य है। कार का विशाल आंतरिक हिस्सा अब सर्वेश और अनन्या का संसार बन गया था। रोमांटिक तारों भरा आकाश छत ने एक रोमांटिक चांदी की रोशनी डाली और दोनों के बीच का माहौल आकर्षक और अस्पष्ट हो गया। सर्वेश को अपनी नज़रों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं थी, वह जहां चाहते थे वहां देखते थे। अनन्या के शरीर की खुशबू समय समय पर उनकी नाक में घुसती थी, जिससे सर्वेश बहुत खुश हो रहे थे। अनन्या को लगा कि सर्वेश उन्हें सीधे होटल ले जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सर्वेश एक उच्च स्तरीय शॉपिंग मॉल के सामने रुक गए। अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, भैया सर्वेश, आप यहाँ क्यों रुके? सर्वेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, चलो खरीदारी करें, मैं तुम्हें कुछ उपहार खरीदूंगा। अनन्या ने थोड़ा शर्मिंदगी से कहा, भैया सर्वेश, मेरे लिए 3 मिलियन रुपये पहले ही बहुत हैं। आपको और पैसे खर्च करके मुझे उपहार खरीदने की जरूरत नहीं है। सर्वेश ने उनकी मदद करके 3 मिलियन रुपये का भुगतान किया था और अनन्या पहले ही बहुत आभारी थीं। अब सर्वेश जो कुछ भी मांगते वह उससे सहमत हो जाती। अनन्या को नहीं लगा था कि सर्वेश उन्हें उपहार देंगे, जिससे उन्हें बहुत सम्मानित महसूस हुआ। सर्वेश ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे अभी भी औपचारिकता कर रही हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए तुम्हें कुछ उपहार देना कोई बड़ी बात नहीं है। सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया मिशन फंड 20 मिलियन रुपये था, जिसे खर्च न करने पर बर्बाद हो जाता। वह सिस्टम कैशबैक और लड़की की पसंदगी भी एक साथ प्राप्त कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से सर्वेश इसे पूरे दिल से खर्च करना चाहते थे। इसके अलावा जब मिशन पूरा हो जाता तो खर्च न किए गए फंड वापस ले लिए जाते, इसलिए सर्वेश स्वाभाविक रूप से इस अवसर को चूकना नहीं चाहते थे। जब अनन्या ने सुना कि सर्वेश ने कहा कि वह उन्हें बहुत पसंद करते हैं,
तो वह खुश हुई और सिर हिलाया। अध्याय 40 सहपाठी लक्ष्मी नायर। अनन्या गुप्ता को सर्वेश के प्रति अच्छा प्रभाव था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि सर्वेश सोचे कि वह पैसे की लालची महिला हैं। लक्ष्य की खुशी का स्तर बढ़ गया है। हॉटफेल्ड बॉन्डिंग मिशन की वर्तमान प्रगति 5% है। सर्वेश प्रसन्न थे, ऐसा लगता था कि मिशन सुचारू रूप से चल रहा था। अनन्या ने शर्मीली ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तो भैया सर्वेश, बस कुछ साधारण खरीदें। मुझे महंगे उपहार की जरूरत नहीं है। अनन्या को इतना गुणी और समझदार देखकर सर्वेश को लगा कि अनन्या और भी प्यारी थी। सर्वेश ने अनन्या का नर्म छोटा हाथ पकड़ा, उनके चेहरे पर अचानक एक शरारती मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, चलो बाद में कुछ रोमांचक कपड़े खरीदते हैं, हम उन्हें आज रात की लड़ाई में पहनेंगे। अनन्या तुरंत लाल हो गईं, उन्हें पता था कि वे कपड़े बहुत बोल्ड और जंगली थे। लेकिन अनन्या ने अपने निचले होंठ को काटा और शर्मीली ढंग से सहमति में सिर हिलाया, जब तक आपको पसंद है भैया सर्वेश, इसे खरीद लें। अनन्या की आज्ञाकारी और शर्मीली छवि को देखकर सर्वेश का दिल और भी प्रभावित हुआ। ऐसी महिला बहुत सुंदर थी। हालांकि अनन्या की उपस्थिति का स्को माया शर्मा जैसी शीर्ष सुंदरियों जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन इस क्षण उनकी शर्मीली और आकर्षक छवि स्त्रीत्व से भरी थी, जिससे सर्वेश उन्हें बहुत पसंद करने लगे। सर्वेश ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उच्च स्तरीय शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल पर गए और एक फैशन स्टोर में प्रवेश किया जिसका नाम श्रृंगार लग्जरी बुटीक था, जो विभिन्न विलासिता वस्तुओं में विशेषज्ञता रखता था। श्रृंगार लग्जरी बुटीक में 2 सुंदर और लंबी सेल्स गर्ल्स खड़ी थीं, जो आकर्षक पेशेवर ओएल पोशाक पहने हुए थीं। उनकी सुडौल काया थी, पतली और लंबी, दोनों ही सुंदर थीं। एक का नाम लक्ष्मी नायर था, श्रृंगार लग्जरी बुटीक की मैनेजर, और दूसरी का नाम लीना जेवियर था, एक क्लर्क। जब स्टोर मैनेजर लक्ष्मी नायर ने देखा कि कोई अंदर आ रहा है, उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वह स्वागत करने वाली थीं। लक्ष्मी ने अनन्या की पोशाक को ध्यान से देखा, तुरंत तिरस्कार का भाव दिखाया और स्वागत करने के लिए रुक गईं। लक्ष्मी ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, फियाओ की हाई हील्स, निशांगी की हिपहंगिंग ड्रेस और जी सिफान का 4 पत्ती वाला कंगन, ये स्पष्ट है कि वह विलासिता वस्तुओं की खरीदार नहीं है। कई वर्षों के बिक्री अनुभव के साथ लक्ष्मी ने एक तेज नज़र विकसित की थी और एक नज़र में बता सकती थी कि ग्राहक की खरीदारी शक्ति है या नहीं। लक्ष्मी ने पहले ही देख लिया था कि अनन्या ऐसी लड़की नहीं थी जो विलासिता वस्तुएं खरीद सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वागत करने की प्रेरणा खो दी। लीना जेवियर का अनुभव कम था और ये देखकर कि लक्ष्मी स्वागत करने को अनिच्छुक थी, लीना को स्वयं ही आगे बढ़कर स्वागत करना पड़ा। क्षमा करें, आप दोनों क्या देखना चाहेंगे? लीना ने मुस्कुराते हुए कहा। सर्वेश ने उदारता से कहा, कपड़े, जूते, बैग, जो भी अच्छा लगे उसे निकालें ताकि वह ट्राई कर सके। जब उन्होंने सुना कि पुरुष भुगतान कर रहा है, लक्ष्मी ने जल्दी से सर्वेश को ऊपर से नीचे तक देखा और भी निराश हो गईं। सर्वेश के कपड़े बहुत साधारण थे और वह बिल्कुल अमीर आदमी की तरह नहीं दिखते थे। ऐसा लगता था कि उनकी बिल्कुल भी खरीदारी शक्ति नहीं थी। लक्ष्मी और भी निराश हो गईं। उन्होंने उदासीनता से एक पॉलिशिंग स्ट्रिप निकाली और बोरियत में अपनी सुंदर मैनिक्योर पॉलिश करने लगीं। लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप दोनों कृपया इस तरफ आएं। लीना ने सर्वेश और अनन्या को अंदर ले गई और अनन्या को दिखाने के लिए कुछ विलासिता बैग निकाले। लक्ष्मी ने उत्सुकता से देखा, फिर अचानक आश्चर्य का भाव प्रकट किया और पूछा, हो, क्या तुम अनन्या गुप्ता नहीं हो? अनन्या स्तब्ध रह गईं। नज़दीक से देखने पर उन्होंने पाया कि विलासिता स्टोर की मैनेजर वास्तव में उनकी हाई स्कूल सहपाठी लक्ष्मी नायर थीं। अनन्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम लक्ष्मी नायर हो? जब अनन्या पहली बार स्टोर में प्रवेश की थी, लक्ष्मी इतनी व्यस्त थी कि उनकी पोशाक का निरीक्षण कर रही थी और उनके चेहरे को बिल्कुल नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। अनन्या ने भी लक्ष्मी को ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए उन्हें नहीं पहचाना। अचानक अपनी हाई स्कूल सहपाठी को पहचानकर लक्ष्मी ने आश्चर्य का एक संकेत दिखाया। हालांकि आश्चर्य जल्द ही खत्म हो गया। हालांकि लक्ष्मी और अनन्या सहपाठी थीं, लेकिन हाई स्कूल में उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि लक्ष्मी एक धनी परिवार से थी, वह कभी भी अनन्या जैसी साधारण परिवार की लड़कियों के साथ नहीं खेलती थीं। लेकिन अनन्या आखिरकार उनकी पुरानी सहपाठी थी, इसलिए लक्ष्मी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ खरीदारी करने आए हो? अनन्या का सुंदर चेहरा हल्का लाल हो गया। आखिरकार सर्वेश के साथ उनके रिश्ते के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने केवल सिर हिलाया। लक्ष्मी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आराम से देखो। इसके बाद उन्होंने फिर से सिर झुकाया और अपनी चमकीली लाल नेल पॉलिश को सावधानी से पॉलिश करने लगीं। हालांकि लक्ष्मी का लहजा विनम्र था, लेकिन उसमें एक ठंडक थी जो उन्हें दूरी पर रखती थी। आखिरकार उनकी राय में न तो अनन्या और न ही सर्वेश अमीर लोग थे। अनन्या ने भी लक्ष्मी की ठंडक को सुना और केवल चुपचाप आह भरी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार लक्ष्मी की तुलना में अनन्या केवल एक सिंड्रेला ही मानी जा सकती थीं।
लक्ष्मी अब एक विलासिता सामान स्टोर की मैनेजर थी, जबकि मैं केवल एक कार सेल्समैन हूँ और मैंने अभी अभी लाखों रुपये का कर्ज चुकाया है। मैं उनकी तुलना में बिल्कुल नहीं हूँ। अनन्या विलासिता स्टोर छोड़ना चाहती थी, लेकिन सर्वेश अभी भी बहुत रुचि रखते थे। लीना ने लगातार कई शानदार बैग निकाले, जिनमें लुशिनान, अरमानी, वुडेकर और अन्य शामिल थे। प्रत्येक बहुत शानदार और सुंदर था, लेकिन सर्वेश किसी से भी संतुष्ट नहीं थे। वे बहुत सस्ते थे, सबसे महंगा केवल 10,000 से अधिक का था। सर्वेश ने सीधे पूछा, आपके स्टोर में सबसे महंगा बैग कौन सा है? जब लीना ने सुना कि सर्वेश सबसे महंगे बैग के बारे में पूछ रहे हैं, वह हैरान हो गई और बिना सोचे समझे सर्वेश के कपड़ों को देखा, यह महसूस करते हुए कि सर्वेश इसे खरीद नहीं सकते। बेशक लीना इसे सीधे नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने मुड़कर एक नारंगी हर्मीस प्लेटिनम बैग निकाला और उसका परिचय दिया। हमारे स्टोर में सबसे महंगी वस्तु ये हर्मीस सुप्रीम कलेक्शन का सीमित संस्करण प्लेटिनम बैग है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपये है। जब लक्ष्मी ने सुना कि लीना ने 12 लाख रुपये का हर्मीस प्लेटिनम बैग निकाला, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक नज़रों से देखा। लक्ष्मी की सुंदर आंखों में एक व्यंग्य का संकेत था। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि सर्वेश और अनन्या इतना महंगा प्लेटिनम बैग खरीदेंगे। वह अपनी चमकीली लाल नेल पॉलिश को शालीनता से पॉलिश कर रही थी और उनकी बर्फसफेद नाक से एक दबी हुई हंसी आई। हालांकि हंसी दबी हुई थी, अनन्या ने इसे सुन लिया। अपनी हाई स्कूल सहपाठी से दबी हुई हंसी सुनकर अनन्या का चेहरा लाल हो गया। अनन्या ने अचानक सर्वेश की चिंतित आवाज़ सुनी, जो पूछ रही थी, अनन्या कैसा है? क्या तुम्हें ये बैग पसंद है? अनन्या ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, यह बैग बहुत महंगा है। नहीं। हालांकि उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया, अनन्या की आंखें लालच से प्लेटिनम बैग को देख रही थीं। ये सीमित संस्करण प्लेटिनम बैग लड़कियों पर घातक प्रभाव डालता था और कोई भी लड़की इसे अपना नहीं करना चाहती थी। वास्तव में अनन्या को इस हर्मीस बिर्किन बैग से पहली नज़र में प्यार हो गया था। ये पसंद उस तरह की थी जैसे एक पुरुष पहली बार किसी अनुपम सुंदरी को देखकर दिल से प्यार करता है और वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि वह इसे बहुत चाहती थी, लेकिन उनका दिमाग उन्हें बता रहा था कि वह इतने महंगे बैग के लायक नहीं है, इसलिए अनन्या ने जल्दी से सिर हिलाया। सर्वेश मुस्कुराए। उन्होंने देख लिया था कि अनन्या को ये बैग दिल से पसंद था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि सर्वेश उन्हें पैसे की लालची महिला समझे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया। सर्वेश ने शांति से कहा, बस मुझे बताओ कि यह बैग अच्छा लगता है या नहीं। अनन्या की आंखों में तारे चमक उठे और उन्होंने सिर हिलाया, हाँ, यह अच्छा लगता है। सर्वेश ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और कहा, तो इसे पैक करें। मैं इसे लेना चाहता हूँ। कहानी एक्सप्लोरर के हमारे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप नई कहानियों और रोमांच से कभी न चूकें।